कृपया शांत रहें। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री खुशवीर सिंह एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से पाली के वस्त्र उद्योग से फैल रहे जल प्रदूषण के संबंध में स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूँ, फिर भी माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह जी को 2 मिनट में अपनी बात रखने की अनुमति होगी। श्री हेमाराम चौधरी सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर में अकाल राहत प्रबंधन नहीं करने व पशु शिविर नहीं खोलने के संबंध में राज्य में अकाल राहत प्रबंधन के संबंध में मंत्री द्वारा कल जो वक्तव्य दिया गया था उसमें अकाल पे विस्तृत चर्चा हुई है और प्रतिपक्ष के सुझाव पर एक समिति का गठन भी कर दिया गया है। अतः पुनः चर्चा का कोई अर्थ नहीं रह गया। श्री मंगीलाल गरासिया एवं 11 अन्य सदस्यों की ओर से उदयपुर की पंचायत समिति कोटड़ा के विद्यालयों का मिड डे मील पोषाहार बेचे जाने के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव का विषय। ये मोबाइल किसका बोल रहा है? मंत्री होगा तो फिर माननीय सदस्यों का क्या होगा? जब आसन की ओर से आपको कई बार दोहराया जा चुका है कि या तो आप लेके नहीं आए और लेके आप खड़े प्लीज, या फिर आप इसे बंद करके लाएं। जब ये बात कही जा चुकी है कई बार, उसके बाद भी आप इसे खुला रखते हैं, उचित नहीं है और मैं जब्त कर लूंगी आइंदा। हाँ, पीएडी मिनिस्टर कह रहे हैं अभी जब्त करो, यहाँ ला के रख दो यहाँ ला के। हाँ वो रख देंगे मेरे मैं आसन जब अभी तो पाँव पर है, आसन जब बैठ जाएगा तब आप यहाँ ला के रख दीजिएगा। जेब की तलाशी की आवश्यकता नहीं है, बंद करके रखें, उसकी अनुमति है, लेकिन यदि किसी की घंटी बोलेगी तो उसका जब्त किया जाएगा। प्लीज, उपरोक्त प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूँ। और वैसे भी माननीय सदस्य को बजट पर सामान्य वाद विवाद के अवसर पर अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। मैं इसके साथ ही साथ इससे पहले की प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं को पढ़ के सुनाऊं। पर्ची हमेशा ऐसे विषय पे दी जाती है जिसकी रीसेंट ऑकरेंस हो, मतलब फौरन ही कुछ ही समय पहले जो घटना घटी हो और इतनी महत्वपूर्ण घटना हो कि उसके ऊपर अपनी बात सदन में रखना आवश्यक हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि पर्ची चाहे जिसकी आप लोग उठा के देते हैं, मैं समझती हूँ उस पर इस तरह की चर्चा करना जो है वो समय, सदन का समय जो है उसे एक तरीके से बर्बाद तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ व्यर्थ आप गंवा रहे हैं, जबकि बहुत महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा की जा सकती है। श्री संयम लोढ़ा सदस्य की ओर से जिला सिरोही के बरलूट थाना पुलिस द्वारा जावाल के एक व्यापारी को अफीम के मामले में झूठा फंसाने के संबंध में यहाँ किसी व्यक्तिगत किसी की भी पैरवी करने के लिए इस सदन में माननीय सदस्य का कुछ भी कहना जो है वो मैं उचित नहीं समझती। श्री भरत सिंह सदस्य की ओर से कोटा संभाग में जैविक खाद की मांग नहीं होने के उपरांत भी ग्राम सहकारी समितियों को वितरित करने के संबंध में श्री शिवजी राम मीणा सदस्य की ओर से देवली से मांडल सड़क का निर्माण शीघ्र करवाने के संबंध में श्री वीरेंद्र बेनीवाल सदस्य की ओर से सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों को आवंटित भूमि की किस्म परिवर्तन के नाम पर अंतरराशि लिए जाने के संबंध में श्री नवरत्न राजौरिया सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के कालख बांध की पाल पर भीखावास की सिवाचक भूमि का नियम विरुद्ध किए गए आवंटन के संबंध में श्री बद्रीलाल जाट सदस्य की ओर से दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपालगढ़ को बंद कर दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हरि सिंह रावत सदस्य की ओर से भीम में राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय तकनीकी शिक्षण केंद्र खोलने के संबंध में श्री मोहन मेघवाल सदस्य की ओर से जोधपुर के प्रतापनगर क्षेत्र के
बालिका विद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोलने के संबंध में। श्री पुष्पेंद्र सिंह सदस्य की ओर से अनुसूचित जाति जनजाति के गरीब पशुपालकों भेड़ पालकों के बीमित पशुओं का बीमा कंपनियों द्वारा दावा राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में। श्री बाबू सिंह राठौर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में कृषि उपज मंडी यार्ड की स्वीकृति एवं भूमि आवंटन के संबंध में। श्री नंदलाल पूनिया सदस्य की ओर से तहसील राजगढ़ के ग्राम डींगली के बालिका विद्यालय में बालकों को भी प्रवेश देने के संबंध में। श्री बीरू सिंह राठौर सदस्य की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त एक आवासीय कॉलोनी का सैकड़ों वर्ष पुराना आम रास्ता 61 सब एरिया के सैनिक अधिकारियों द्वारा जबरन बंद कर देने के संबंध में। माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना पढ़ने की अनुमति होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 30-35 माननीय सदस्यों ने एक स्थगन प्रस्ताव लगाया था। एक हफ्ते पहले आपने 4 दिन पहले ये व्यवस्था दी थी कि सरकार को भेजा गया, जवाब आने के बाद व्यवस्था दी जाएगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कौन सा प्रस्ताव कि जो एक राजस्थान सरकार के एक कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा 26 जनवरी 2006 गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर जिस तरह के भाषण वहां कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में दिया गया, वो चिंता का विषय है। तो उस पर आप सरकार से कहिए कब अपना जवाब तुरंत भेजे, आप उसको लिस्ट करें। ये अभी प्राप्त हुआ है और इसे मैं देख रही हूँ, देखने के बाद इस पर कोई व्यवस्था दूंगी। श्री खुशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला मुझे 9:30 बजे के बाद प्राप्त हुआ है, जिसमें पुलिस निदेशालय दूरसंचार ने फिजिकल के लिए लड़के लड़कियों को बुला लिया जो लिखित परीक्षा में पास हुए थे, और वो अपना 12वीं का एग्जाम छोड़ के फिजिकल देने के लिए आए, और उसके बावजूद उनका फिजिकल लिया नहीं और उनको बाहर निकाल दिया। इंटरव्यू में बुलाया? ये भर्ती जो निकाली थी पुलिस निदेशक ने, उस संबंध में मैं आपकी आज्ञा से पुलिस भर्ती जी अच्छा संबंध में निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस महानिदेशक कार्यालय राजस्थान जयपुर ने 14 जून 2005 को इस संबंध में विज्ञप्ति जारी की थी भर्ती के लिए, और इसमें बहुत स्पष्ट लिखा था, जो इस विज्ञापन के 12 में योग्यता लिखी हुई है पुलिस दूरसंचार के लिए हायर सेकेंडरी विज्ञान मय भौतिक शास्त्र पर्ची भी नहीं है, इनका स्थगन भी नहीं है, काय में अनुमति? अरे जिन बेरोजगारों को आपने स्थगन नहीं है, ऐसा है कि ये मुझसे चैम्बर में मिले थे। अच्छा, आपने अनुमति दी, फिर ठीक। मैंने अनुमति इसलिए दी है जी, कि जो लड़कियां अपना एग्जामिनेशन छोड़ करके और इंटरव्यू के लिए आई और उन्हें इस आधार के ऊपर मना किया गया कि हमें साइंस वाली नहीं चाहिए, साइंस बायोलॉजी वालों को हम इंटरव्यू नहीं लेंगे, जबकि पहले उन्हें साक्षात्कार के लिए बुला लिया गया। ये इतना महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए मैंने उन्हें इसकी अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान ने 14 जून 2005 को इस संबंध में जो विज्ञापन भर्ती के लिए जारी किया था, इसमें बहुत स्पष्ट 12 बिंदु में योग्यताएं जो पुलिस दूरसंचार के द्वारा मांगी गई थी, उसमें हायर सेकेंडरी विज्ञान मय भौतिक शास्त्र एवं गणित अथवा समकक्ष। और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलिस निदेशालय ने 16 अक्टूबर 2005 को इस संबंध में परीक्षा आयोजित की, और जो लोग उस परीक्षा में पास हो गए उनको 14 फरवरी 2006 को पत्र भेजा कि आप शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 9 मार्च 2006 को जयपुर आए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इम्तिहान चल रहे हैं बोर्ड के, इसके बावजूद नौकरी की आस में बड़ी संख्या में बच्चे और बच्चियां उस शारीरिक दक्षता के लिए जयपुर आए, और 9 मार्च को जो शारीरिक दक्षता का जयपुर में सरकार ने रखा हुआ था, उसमें उनको अपीयर होने देने से मना कर दिया, और वो बच्चियां उधर एग्जाम से भी चुकी, या उनकी नौकरी के आस में जहां पर आई थी वो भी नहीं हुई। और ये मेरे पास में पुलिस महानिदेशक का विज्ञापन मौजूद है जिसमें समकक्ष को अलाउ किया गया था। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस संबंध में जिन बच्चियों को
शारीरिक दक्षता परीक्षा से वंचित किया गया है और विज्ञापन देने के बाद इस आधार पर वंचित किया गया है कि वो परीक्षा से भी वंचित कर दिया गया। इसलिए मैं से भी वंचित आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी जिन बच्चियों को उससे वंचित किया गया है उनके लिए सीट आरक्षित रखने की घोषणा करें, जिससे उनकी वापस शारीरिक दक्षता ली जा सके और उन बच्चियों की जो योग्यता है उसके आधार पर उनका फैसला किया जा सके। मेरे पास में माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुमन सांखला, डॉटर ऑफ नाथूलाल सांखला, जिसको ये शारीरिक परीक्षा के लिए, दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया गया था और उसके बावजूद उसको अपीयर होने नहीं दिया गया, इसके तमाम विवरण उसका मौजूद है। और इस तरह की खाली एक बच्ची नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कम से कम 1.5-2 दर्जन बच्चियां ऐसा है जिनके जो पात्रता रखते थे, जिनको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया गया, लेकिन उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया गया। और इतना ही नहीं, जब वो माननीय अध्यक्ष महोदय डीजी से मिलने के लिए, वो तमाम बच्चियां डीजी से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उनके दुख पर, उनके जले हुए पर नमक छिड़कने में गुमान सिंह थानेदार ने उनकी जीप का चालान और कर दिया। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी विराजमान है, बहुत हमारे नौजवानों के भविष्य का मामला है कि वो एक तरफ तो इम्तिहान से भी चूके, दूसरी तरफ या नौकरी का भी फेर पड़ गया, इस संबंध में सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट करें। विषय एकदम मेरे सामने आया तो पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है, पर जो आपने तथ्य सामने रखे हैं उनको ध्यान में रख करके मैं तुरंत अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके ये क्या भूल हुई है, क्या गलती हुई है, जो कुछ भी हुई है उसमें जहाँ कहीं भी अगर उसको गलती हुई है तो उसको सुधारने में हमको कोई किसी प्रकार का कोई मन में संदेह होने का कारण नहीं है। आपने विषय रखा है, मैं उस विषय को देखूँ, क्योंकि तुरंत उठाया तो मेरे पास भी उसके बारे में डिटेल जानकारी इस समय नहीं है। मैं निश्चित रूप से उसकी जानकारी भी करूंगा और अगर आप आसन से कहेंगे तो सदन में ना 4 बजे आप इस बारे में 4 बजे आप इस बारे में वक्तव्य दें, क्योंकि वो ऐसा न हो कि वो बच्चियां परीक्षा से भी वंचित रह जाएं, परीक्षा भी नहीं दे पाए। शिक्षा मंत्री जी, कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा भी नहीं दे पाए और ये भी उन्हें जिसे कहना चाहिए कोई परीक्षा न ले, दोनों तरफ से चली गई। मैं सोचता हूँ कि इस विषय की जानकारी करके मैं सदन को आप 4 बजे के लिए कहा। ठीक। जिला कांग्रेस कमेटी झालावाड़ से टेलीफोन आया कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कल इतनी भयंकर वर्षा हुई तो पूरी हाड़ौती क्षेत्र के अंदर फसल का भयंकर नुकसान हुआ है, सारी फसल लेट गई है और राज्य सरकार की तरफ से अभी तक कोई हलचल नहीं है। मैं आपकी मार्फत अनुरोध करूंगा सरकार से कि वास्तविक स्थिति क्या हुई, कृषि मंत्री से इस संबंध में जानकारी सदन को जब आप ठीक समझें आज या कल में कृषि मंत्री से चाहेंगे या कल रात कुछ राहत से मंत्री से चाहेंगे? उधर मेरे ख्याल से बीमा भी होती है तो कृषि मंत्री से दिलवा दो, राहत मंत्री से दिलवा दो, राहत मंत्री देंगे, आपकी इच्छा से दिलवा दो। सीकर में भी भयंकर ओलावृष्टि हुई है जिससे 100% बहुत भयंकर। आपके नेता बोल लिए, बाकी क्या रह गया ये बताइए। नेता महोदय ने हाड़ौती की बात कही है, मैं तो श्री माधोपुर तहसील के रिंगस कस्बे और श्री माधोपुर के पास में अति ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसके बारे में हाड़ौती वाले तो पहुंच सकते हैं नेता के पास और खंडेला वाले नहीं पहुंच सकते। खंडेला वाला तो खुद ही बैठा है तो आपको डायरेक्ट ही कह देगा, नेता महोदय को क्यों कहेगा? जब मैं ऑलरेडी यहाँ बैठा हूँ तो मैं डायरेक्ट आसन से कहूंगा, सरकार से कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में भी कल ओलावृष्टि हुई है भयंकर तरीके से। कोटपुतली नीमका थाना में भी भयंकर ओलावृष्टि हुई है और काफी फसलें तबाह हो गई है। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी तुरंत जानकारी करें और जानकारी करके किसानों को क्या रिलीफ दिलवा रहे हैं। कोटपुतली और नीमका थाना क्षेत्र में भयंकर ओलावृष्टि हुई है। पूरी हाड़ौती में लगभग 1.5 इंच बरसात हुई है, पिछले 2 दिनों से फसलें तबाह हो गई है, फसलें सैकड़ों गांवों में ओले गिरे और मेरे विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 20 गांवों की 100% फसल नष्ट हो गई। ओले गिरे ओले। और 12 जिले के छपड़ा छिपा बड़ौद में पिछले 2 दिन से बारिश गिर रही है और कोटा जिले के अधिकांश गांवों में ओले के साथ साथ अंधड़ और बारिश ने इतनी भारी तबाही मचाई है। मैं आपके माध्यम से सरकार से उम्मीद करूंगा कि इस विषय पर सरकार को बयान देना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से यह भी मांग करता हूं कि पिछले दिनों जब कोटा हाड़ौती में ओले के कारण फसल बर्बाद हुई और 400 रुपए बीघा का मुआवजा लेकर जब अधिकारी गए तो हाड़ौती के किसानों ने मुआवजा लेने से मना कर दिया कि लाखों रुपए की फसल की बर्बादी के बाद ऊंट के मुंह में जीरा
जैसी कहावत प्रचलित करके उस किसान का भला नहीं कर सकते। मैं राजस्थान की सरकार से ये मांग करता हूं कि जो सारे राजस्थान में जिस प्रकार से प्राकृतिक प्रकोप के कारण आपदा आई है, इसमें विशेष पैकेज का प्रावधान करके वो किसान जिसके खेत पर फसल पकने की कगार पर खड़ी थी और आज वो मेड़ पर बैठकर, सदस्य क्यों खड़े? माननीय अध्यक्ष महोदय, कल तक मेड़ पर खड़ा होकर 4 दिन बाद वो उस फसल को काटकर अपनी बेटी के ब्याह की, अपने बेटे के ब्याह की योजना बना रहा था। आज वो मेड़ पर बैठकर रो रहा है। आज हमको उसके विषय में सोचना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रहण करें। आज उसके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस बारे में वक्तव्य दे, और वक्तव्य केवल इतना सा नहीं दे कि हम उसका सर्वे कराएंगे, उसकी गिरदावरी कराएंगे, वाजिब मुआवजा देंगे। सरकार विशेष पैकेज का प्रावधान करे माननीय अध्यक्ष महोदय। विशेष पैकेज के प्रावधान के बगैर हम किसान के उस घाव को भर नहीं सकते। आज वो किसान बैठा बैठा रो रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय से आने वाले सदस्य, आप नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य शांत रहें कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, से क्यों बोल रहे हैं? बोले तो धीरे बोलिए ना। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ सरकार अपने बजट में और कई बातें पर्यावरण के बारे में कह रही है, लेकिन हकीकत ये है आज पाली ज़िले में जो जिला मुख्यालय है पाली, और वहाँ पे लगभग 1000 छपाई की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, और उनमें जहाँ हमारे मंत्री महोदय भी पाली से ही है, मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार को कि उन फैक्ट्रियों का जो प्रदूषित जल जो निकल रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो पूरा का पूरा एसिड उस नदी में प्रवाहित हो रहा है, और लगभग 45 से 50 किलोमीटर तक जो सूखी नदी है, हमारे यहाँ डेजर्ट है, पिछले 10 वर्षों से बारिश नहीं हो रही है, पहाड़ सूखे पड़े हैं, सभी नाले सूखे पड़े हैं, लेकिन वो नदी जिसमें एसिड आ रहा है वो पेरिनियल रिवर हो गई है, वो बारहमासी नदी हो गई है, और 50 किलोमीटर तक बारहमासी नदी बह रही है। न जाने वो जल कहाँ से आ रहा है, ये फैक्ट्री वाले कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं। एक तरफ तो हाहाकार मचा हुआ है कि पानी पीने को नहीं है, और हकीकत है सभी ट्यूबवेल सूख चुके हैं, हैंडपंप सूख चुके हैं, फ्लोराइड की मात्रा इतनी बढ़ गई है, लेकिन उन फैक्ट्रियों में पानी न जाने कौन सी नहर से कहाँ से प्राप्त हो रहा है उनको, और वो पानी यूं के यूं नदी के अंदर दूषित जल, तो पूरा का पूरा एसिड नदी में प्रभावित हो रहा है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है माननीय अध्यक्ष महोदय कि उसके आगे एक नहरा बांध करोड़ों रुपए लगाकर सरकार ने बनाया, और उस नहरा बांध पे मैं जाके आया, और वहां पे से अगर उस बांध के ऊपर जो पानी भरा हुआ है, उस बांध के ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़कर चला जाता है तो अध्यक्ष महोदय वो अंदर गिर जाता है उस जहर की वजह से, वहां से उड़ के भी नहीं जा सकता है। जिस प्रकार बरमुडा ट्रायंगल के अंदर कोई भी जहाज ऊपर से नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार वो हमारे पाली जिले का इतना दूषित बांध बना दिया, और उसके ऊपर कोई भी पक्षी उड़कर निकल भी जाए तो अंदर गिर के मर जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं, करोड़ों रुपए लगाकर सरकार ने ट्रीटमेंट प्लांट बनाए, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट नाम मात्र के हैं, आज बंद पड़े हैं। उस ट्रीटमेंट प्लांट का एक भी कार्य वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, ये मैं आधा मिनट में मेरी बात रख रहा हूँ, ये अध्यक्ष महोदय मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने भी माना है कि पानी ट्रीटमेंट प्लांट राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। बिना शुद्धिकरण प्रभावित तेजाबी पानी जो बह रहा है नदी के अंदर, अध्यक्ष महोदय 70 किलोमीटर तक नदी, बात समाप्त करें। हाँ, एक सेकंड में अध्यक्ष महोदय, 70 किलोमीटर नदी के दोनों तरफ 2-2, 3-3 किलोमीटर नदी के दाएं बाएं बाजू में आज कुएं के अंदर प्रदूषित जल, हरे और लाल रंग का पानी निकल रहा है, और तेजाबी पानी वो बाहर आ रहा है।
और उससे लोग जो भी पानी मजबूर होकर उनको पीना पड़ रहा है वो जल, और उससे बीमारियां फैल रही है। आप अगर उस जल के अंदर हाथ डाल के बाहर निकाल दें तो आपके 1 घंटे के अंदर स्किन डिजीज आपके हो जाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप उस दूषित जल को तुरंत रुकवाएं, और उस जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए जो सरकार दावा कर रही है ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं, तो अगर उस ट्रीटमेंट प्लांट सुचारू रूप से चल रहे हैं तो नदी में पानी क्यों प्रवाहित किया जा रहा है? आप उनको रीयूज क्यों नहीं करते हैं? दोबारा फैक्ट्रियों में उसी जल को आप उपयोग करें तो जो पानी की कमी है उसमें भी फर्क पड़ेगा और ये प्रदूषण भी कम होगा। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिगड़ती कानून व्यवस्था के संदर्भ में आपसे 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं। श्री भरत सिंह, अध्यक्ष महोदय, 295 पढ़ेंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। अभी नहीं, अध्यक्ष महोदय 2 मिनट का समय ले रहा हूं। अभी नहीं, केवल 2 मिनट का। प्लीज आप अध्यक्ष महोदय करके स्थान ग्रहण कर लें। सूरजगढ़ के अंदर 295 अध्यक्ष महोदय बारात के साथ मारपीट हुई है। चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, कार्य संचालन संबंधित नियम 295 के तहत उठाने की आज्ञा बाबत विषय कोटा संभाग में सहकारी विभाग के माध्यम से निजी जैविक खाद विक्रेताओं को लाभ प्रदान करने हेतु मांग नहीं होने के उपरांत भी 52,04,765 राशि का जैविक खाद ग्राम सेवा सहकारी समितियों को वितरण करने हेतु मान्यवर कोटा संभाग में सहकारी विभाग के उच्च स्तर पर की गई धांधली व कमीशन प्राप्त करने की नीयत से सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बी कंपोनेंट के तहत अन्य रासायनिक खाद के साथ जैविक खाद लेने के लिए बाध्य किया गया है। कृषि के बाजार में अनेक निजी कंपनियां विभिन्न नाम व ब्रांड से बाजार में उतरी है। सहकारी विभाग में उच्चतम स्तर पर कमीशन प्राप्त करने की नीयत से किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने राजफेड के महाप्रबंधक कृषि आदान के माध्यम से जून 2006 में पत्र लिख क्षेत्र कार्यालय राजफेड कोटा व क्रय विक्रय समितियों का उपयोग करके कोटा संभाग में 52,04,785 रुपये का जैविक खाद का वितरण वर्ष 2005-2006 में किया है। जहां इस खाद का भुगतान राजफेड द्वारा निजी कंपनियों को कर दिया गया है, वहीं बिना किसानों की मांग कि मंगाया गया यह खाद आज भी कोटा संभाग की कई ग्राम सेवा सहकारी समितियों व क्रय विक्रय समितियों के गोदामों में पड़ा हुआ है। जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने खाद किसानों को बेचा गया है, वहां भी किसान को इच्छा के विपरीत बी कंपोनेंट के साथ इस खाद को लेने पर बाध्य किया है। इस प्रकार सरकारी विभाग में उच्च पदासीन लोगों ने अपने लाभ हेतु प्रदेश के किसानों को व सहकारी समितियों को आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित किया है। कोटा संभाग में क्रय विक्रय समिति सांगोद, अंता, इटावा, सुल्तानपुर, बारां, रामगंज मंडी, छबड़ा, केसराय पाटन व कोटा के माध्यम से 52,04,765 रुपये का खाद वितरण किया गया है। इस प्रकरण की शिकायत संभागीय आयुक्त कोटा को काडा की बैठक में भी की गई थी व संभागीय आयुक्त ने उपरोक्त विषय पर सहकारी विभाग जयपुर को जांच हेतु लिखा गया है। जांच क्योंकि सहकारी विभाग से संबंधित है व उसी के उच्च अधिकारियों को जांच करने हेतु लिखा गया है, तो जांच के क्या परिणाम निकलेंगे ये विचारणीय है। प्रश्न जैविक खाद की उपयोगिता या गुणवत्ता का नहीं है। प्रश्न ये है कि क्या सहकारी विभाग किसी भी निजी व्यवसाय को बढ़ोतरी प्रदान करने हेतु इस प्रकार किसान को बाध्य कर सकती है। आपने शायद पढ़ा नहीं इसको वापस, क्योंकि आपके फिगर्स में फर्क है, थोड़ा करेक्ट नहीं ठीक था। आपने देने के बाद इसको पढ़ा नहीं है। ठीक है, विराजा। शिवजी राम मीणा पढ़िए आप थोड़ा, एक जगह 85 और एक जगह 65 है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख। महोदया, मैं राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख द्वारा ऐसा विषय ध्यान में सदन में उठाना चाहता हूं जो अत्यंत लोक महत्व का है। भीलवाड़ा जिले की मुख्य सड़क देवली से मांडल तक वया जाजपुर, सापरा, बंदेड़ा होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 को मिलाती है। इस सड़क के देवली से जाजपुर का भाग MDR 7,
जहाजपुर से सापरा का भाग राज्य मार्ग 39 एवं सापरा से मांडल तक का भाग राज्य राजमार्ग 12 के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग पर जयपुर, टोंक एवं कोटा से एवं अहमदाबाद, मुंबई तथा सवाई माधोपुर से बड़ौदा के लिए गैस टैंकर तथा चित्तौड़गढ़, जहाजपुर, मांडलगढ़, बिजोली एवं सावर से खनिजों का परिवहन किया जाता है, जिससे बहुतायत में भारी वाहनों का आवागमन रहता है। इस सड़क पर वर्तमान में लगभग 7000 छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं, जिसके अनुसार वर्तमान सड़क को 7 मीटर की चौड़ाई बढ़ाकर उसकी मोटाई भी बढ़ाया जाना आवश्यक है। यहाँ पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक F2/68 PW/AS/2000/D-251 दिनांक 22/9/5 के द्वारा इस सड़क के निर्माण एवं विकास हेतु राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड को स्थानांतरित की गई थी, परंतु निगम द्वारा इस सड़क की वायबिलिटी और फिजिबिलिटी नहीं होने के आधार पर निर्माण एवं विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जबकि सड़क के विकास के पश्चात ही वाहनों का आवागमन बढ़ेगा और मार्ग की वायबिलिटी एवं फिजिबिलिटी हो सकेगी। अतः मेरा सरकार से विनम्र शब्दों में आग्रह है कि राज्य सरकार राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम की लिमिटेड जयपुर के माध्यम से देवली से मंडल सड़क का निर्माण शीघ्र कराने की व्यवस्था कराएं। श्री वीरेंद्र बेनीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों को आवंटित भूमि की किस्म परिवर्तन के नाम पर अंतरराशि लिए जाने के संबंध में विशेष उल्लेख। मान्यवर, बीकानेर जिले में कंवरसेन लिफ्ट एवं अन्य नहरी क्षेत्र के काश्तकारों को उपनिवेशन विभाग द्वारा भूमि का सर्वे कर कमांड या अनकमांड भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटन के बाद से काश्तकारों द्वारा आवंटित भूमि के सिंचित रकबे के अलावा उबड़ खाबड़ व अनसिंचित भूमि को अपने अनेक वर्षों के कठोर परिश्रम एवं अपार धन व्यय करके समतल कर अनकमांड से कमांड योग्य बनाया गया। जब उक्त काश्तकारों द्वारा अपनी आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार पत्र लेने हेतु राजस्व विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जाता है, तो ऐसे में विभाग द्वारा अनकमांड से कमांड हुई भूमि की किस्म परिवर्तन के नाम पर प्रति बीघा अंतर राशि की मांग की जाती है। इसी क्रम में मेरा आपसे निवेदन है कि जिस अनकमांड रकबे को काश्तकार द्वारा अपनी मेहनत से तथा स्वयं का धन व्यय करके सिंचाई योग्य बनाया गया है, ऐसे रकबे की किस्म परिवर्तन के नाम पर अंतर राशि की मांग करना न सिर्फ अव्यवहारिक है बल्कि गरीब काश्तकारों पर अन्याय है। अतः इस हेतु मेरा आपसे निवेदन है कि काश्तकारों को आवंटन के समय जिस मूल्य पर भूमि आवंटित की गई थी उसी आधार पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाए। धन्यवाद। श्री नवरत्न राजौरिया। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के काड़क बांध की पाल पर विकावास की स्वायत्तक भूमि का नियम विरुद्ध किए गए आवंटन की ओर माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। काड़क बांध सिंचाई विभाग के अधीन है। निर्माण सन 1883 में हुआ था। इस बांध की भराव क्षमता 730 MCFT है। इस बांध से लगभग 19,510 एकड़ भूमि में सिंचाई की जाती है। बांध की पाल ग्राम विकावास के कचरा नंबर 141 से 146 व 153 के अंतर्गत आती है। कचरा नंबर 143 सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है। माननीय सदस्य, 1883 में निर्माण हुआ इसका? जी साहब, जी नहीं, 1883 में साहब, बहुत पुराना बांध है। अंग्रेजों के समय में उस समय निर्माण हुआ और काफी पुराना बांध है। जयपुर जिले का सबसे बड़ा बांध था। बांध की पाल ग्राम विकावास में कचरा नंबर 141 से 146 व 153 के अंतर्गत आती है। कचरा नंबर 143 सिंचाई विभाग के नाम दर्ज है, जिस पर विभाग की चौकी बनी हुई है। कचरा नंबर 142 की बांध ऊपरी पाल है। कचरा नंबर 141, 144, 145, 146 व 153 जो कि सिवायचक भूमि थी का आवंटन किसी निजी व्यक्ति के नाम कर दिया गया है, जबकि उक्त कचरे बांध की पाल के अंतर्गत आते हैं।
कचरा नंबर 144, 145 व निजी व्यक्ति द्वारा पेड़ों की कटाई कर पाल को जोत दिया गया, जिससे पाल की ऊंचाई कम हो गई है। इसके फलस्वरूप पूर्ण भराव क्षमता से के पानी आ जाने पर बांध को खतरा उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो गई है। अतः आपके माध्यम से मेरा माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन है कि भिकावास ग्राम के कचरा नंबर 141, 144, 145, 146 व 153 जो कि काड़क बांध की पाड़ के हिस्से के हैं, इन पर खेती अथवा किसी भी अन्य प्रकार का कार्य करने से बांध की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। अतः इन सभी कचरा नंबर को आवंटन जो अन्य व्यक्ति को कर दिया गया है को राज्य हित में रद्द करें। साथ ही इस तथ्य की भी जांच कराएं कि बिना सिंचाई विभाग की अनुमति के आवंटन में राजस्व विभाग के कौन कौन अधिकारी लिप्त है, उनके खिलाफ भी जांच करवाकर सख्त कार्रवाई करने की कृपा करें। श्री बद्रीलाल जाट। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव 295 के प्रारूप में इस विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय उद्योग मंत्री जी का कपासन विधानसभा में मेवाड़ शुगर मिल के समाधान के लिए निवेदन करूंगा। निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र कपासन में प्रमुख समस्या दी मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर को बंद किए हुए लगभग 3 से 4 वर्ष हो गए हैं। इस क्षेत्र में क्षेत्र की कीर्ति को बढ़ाने वाले यह मिल धरती को गन्ने की खेती एवं अपने सत्व बल से समृद्ध थी, लेकिन पूर्व के कुछ वर्षों में अल्पवृष्टि के कारण गन्ने में कमी आने लगी थी। ऐसी स्थिति में मिल मालिक अरुण कुमार ढांडनिया ने उस समय से ही गन्ने की पिराई करना तो बंद कर दिया तथा साथ ही गन्ने की बुआई को भी भारी प्रोत्साहन देने के बजाय बंद कर दिया, जिससे क्षेत्र के किसानों के हितों के साथ भारी अन्याय हुआ है। साथ ही मजदूरों एवं मिल के कर्मचारियों के साथ भी भारी कुठाराघात हुआ है। उन्हें माह जून 2001 से बाद वेतन आज दिन तक नहीं दिया गया, जिससे गरीब मजदूरों को एवं कर्मचारियों के परिवारजनों को भूख मरने की नौबत आ गई है। उक्त मिल मालिक कर्मचारियों को 56 महीनों का वेतन नहीं देना चाहता है तथा वेतन नहीं देकर उनको स्वेच्छा से त्यागपत्र प्रस्तुत करने की बाध्य कर रहा है। अतः मजदूरों एवं कर्मचारियों की पुकार के रूप में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा कर्मचारियों का अब तक 56 माह का वेतन दिलवाया जाए की कृपा करें। साथ ही मिल की संपत्ति को सरकार के कब्जे में लिए जाने का आदेश प्रदान कराएं ताकि गन्ने की बुआई समय पर पुनः चालू करवाई जा सके तथा मिल को सहकारिता के आधार पर पुनः चालू कराया जा सके। मैं विनम्र शब्दों से निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार के आदरणीय उद्योग मंत्री हमारे चित्तौड़ से ही हैं। हमें गर्व है कि उनके माध्यम से यह समस्या अतिशीघ्र सुलझने का प्रयास करेगी। मेवाड़ शुगर मिल के जो कारखाना है उसमें मोलासिस लगभग 295 तो पढ़ दिया, अब आप फिर क्या कहें? नहीं, उसका हल बता रहा हूँ आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम हल्का नहीं होता है इसमें, लगभग केवल पढ़ना होता है। 2 से 3 करोड़ के बीच में मोलासिस का वॉल्यूम वैल्यू का वहाँ पड़ा हुआ है। अतः 56 महीने हो गए और उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जल, बिजली और पानी उन्होंने मिल मालिक ने बंद कर रखी है। मुझे विश्वास है कि अतिशीघ्र उद्योग मंत्री जी आप ध्यान दे लें थोड़ा। श्री हरि सिंह रावत। अरे स्नान करने का भी नहीं दे रहा तो पीने का भी नहीं दे रहा। के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र भीम जो कि आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर रखते हुए राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय तकनीकी शिक्षण केंद्र खोलने के संबंध में विशेष उल्लेख। महोदय जी, मेरा विधानसभा क्षेत्र आज भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है एवं पूर्व में देश आजाद हुआ तब से केवल राजस्थान के कांग्रेस ने ही राज किया था, जिसकी वजह से शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से विकास कार्यों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया। महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र जहां रावत बहुल समाज रहता है जो कि भौगोलिक, आर्थिक दृष्टि से एक अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है एवं यह क्षेत्र एक मगरा पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर कृषि भूमि केवल नाम मात्र 1 या 2 बीघा जमीन भी एक परिवार के हिस्से नहीं आती है। मगरा क्षेत्र होने से क्षेत्र की आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर है। वहाँ की जनता अपने परिवार के भरण पोषण के लिए केवल मजदूरी या सरकारी या गैर सरकारी नौकरियों पर निर्भर है।
जिसके लिए वहाँ की जनता या तो दिल्ली या गुजरात में मजदूरी कर अपना जीवन यापन करती है। महोदय, आज हमारी सरकार शिक्षा के प्रति काफी जागरूक होते हुए निजी संस्था को आमंत्रित कर रही है, जिसके तहत कई निजी संस्थाएं आगे आई है एवं कई जगहों पर निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। महोदया, लेकिन मेरा क्षेत्र रावत बहुल ओबीसी वर्ग में आता है, जो आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यंत ही पिछड़ा है, जहाँ की जनता निजी क्षेत्र में कॉलेज या तकनीकी क्षेत्र में संस्था के बारे में सोचना आसमान से तारे तोड़ने वाली बात चितात होगी। अतः ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, अर्थात यहाँ ये योजना केवल कल्पना मात्र ही रह जाएगी। महोदया, मेरा विधानसभा क्षेत्र जिला मुख्यालय से 110 किलोमीटर अंतिम छोर पर स्थित है एवं 70-80 किलोमीटर की परिधि में कोई महाविद्यालय या तकनीकी संस्थान नहीं है, जिसके कारण मेरा क्षेत्र शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। लेकिन आज हमारी सरकार से आस बनी है कि इस बजट में भीम में राजकीय महाविद्यालय एवं तकनीकी संस्थान खोलकर वसुंधरा विकास महाकुंभ में सम्मिलित कर भीम विधानसभा क्षेत्र की जनता को तोहफा स्वरूप राज्य सरकार द्वारा राजकीय महाविद्यालय एवं राजकीय तकनीक शैक्षणिक संस्थान खोलकर अनुग्रहित करा। जय भारत, धन्यवाद। श्री मोहन मेघवाल। महोदय, विशेष उल्लेख प्रस्ताव अंतर्गत नियम 295। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने 2 वर्ष के अल्पकाल में राजस्थान प्रदेश में ऐसे कार्य किए हैं जो आज़ादी के बाद भी कभी नहीं हुए हैं। निश्चय ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये सोच सर्वथा सराहनीय है कि जिस प्रदेश की शिक्षा विशेषता महिला शिक्षा एवं रोजगार नहीं होगा, उस प्रदेश के समग्र विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस सोच से केंद्र को रखते हुए उन्होंने राज्य में हजारों बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया एवं राज्य की दूरस्थ गांवों, ढाणियों और शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में निवास करने वाले लाखों परिवारों की अच्छी शिक्षा देने के लिहाज से कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इनके कुशल वित्तीय प्रबंध, जल संचय अभियान, समग्र विकास के लिए सड़कों का जाल तथा स्वस्थ हरित विकसित राजस्थान का सपना संजोते हुए जो शिक्षा सबल महाअभियान चलाया, वह सराहनीय है। इन्हीं दूरगामी निर्णयों को परिणाम आज हमारे सामने आया है कि पिछली सरकार जो कार्य करने में अपने 5 वर्ष कार्यकाल में नहीं कर सकी, वही कार्य इनके नेतृत्व में 2 वर्ष में ही पूरे हो गए हैं एवं सरकार अपने कल्याणकारी विकास उन्मुख कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रमुख प्राथमिकता में राज्य में शिक्षा व विकास एवं सबको शिक्षा के उद्देश्य से की गई पहल की तहत ही विगत 2 वर्षों में लगभग 1 करोड़ 15 लाख विद्यार्थियों को लगभग 1 करोड़ 15 लाख विद्यार्थियों को और 126 करोड़ रुपए कीमत की पाठ्य पुस्तक वितरित की गई है। लगभग 38,500 शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए की है, जो वास्तव में काबिले तारीफ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राज्य कर्मचारियों के आश्रित बाहरी सहायता के संचालित परियोजनाएं, प्राथमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, महिला शिक्षा, विशेष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अध्ययन करने वाली ग्रामीण छात्राओं के लिए आने जाने के निःशुल्क बस पास की सुविधा, गुंगरी अतिरिक्त अन्य स्वाद विद्यालयों के प्रारंभ किए गए। इसके अतिरिक्त राज्य में विद्यालयों के आधारभूत सुविधा का विकास एवं नव विद्यालयों का सर्जन, क्रमोन्नत आदि कई ऐसे कार्य किए हैं जिससे आज राज्य ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय हो रहा है। इस हेतु अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतियों का पालन करने में उनके कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर जो निरंतर विस्तार हो रहा है, उसमें अधिकतर मेरा विधानसभा क्षेत्र ही प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त मेरे विधानसभा क्षेत्र में
शहरी भाग में बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के परिवार निवास करते हैं एवं आपके ही प्रयासों से प्रतापनगर में कार्यरत बालिका विद्यालय को अभी हाल ही में क्रमोन्नत किया गया है, जिसमें अध्ययन करने वाली बालिकाओं लगभग 80-85% छात्राएं अनुसूचित जाति जनजाति की है। इस विद्यालय में अतिरिक्त हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में चल रहे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवांची गेट में भी मध्य वर्ग की छात्र छात्राएं अध्ययन कर रही है। इन विद्यालयों में आज भी वाणिज्य विज्ञान विषय नहीं होने या तो इन गरीब मध्य वर्ग परिवारों के छात्र छात्राओं को अन्यंतर दूर विद्यालयों में जाना पड़ता है अथवा इन्हीं विद्यालयों में मजबूरन कला वर्ग और प्रवेश लेना पड़ रहा है। यदि इन विद्यालयों में वाणिज्य विज्ञान विषय की सुविधा स्वीकृत कर दी जाती है तो यह गरीब मध्य वर्ग अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र छात्राओं को काफी फायदा होगा है। उम्मीद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय इस संबंध में उचित निर्णय आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व लेकर यह सुविधा नव शिक्षा सत्र में प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य 295 के लिए केवल 250 अक्षर ही लिखे जाते हैं। आपने बहुत बड़ा लिख दिया था, खैर आज पढ़ लिया, लेकिन भविष्य में ध्यान रखिएगा ये केवल 250 अक्षरों में ही लिखा जाना चाहिए। बात आपको जो कहनी है वो तो 250, बात आपको जो यहाँ बतानी है वो तो 250 अक्षरों में भी बताई जा सकती है। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ फिट, ये है। हर आदमी ब्रीफ नहीं हो सकता, मैंने कहा ना ब्रीविटी इज द सोल ऑफ फिट। आपके आदेश जो है पालनीय है, लेकिन मान्यवर आपके दफ्तर में इसकी ऑडिटिंग हो जानी चाहिए, काट देना चाहिए बड़ा हो तो। नहीं, ऐसा नहीं किया जाता, बिल्कुल नहीं काटा जाता। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, जैसा आप देते हैं यथावत रखा जाता है और वैसे ही पढ़ा जाता है, ये आपको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। उनको रिटर्न कर दो साहब, जिनको 250 से ज्यादा रिटर्न कर दीजिए और फिर बाद में वो पढ़ जाए तो फिर बाद में असम से ठोकाटा की मत करो महाराज। फिर आपके जैसे माननीय सदस्य कहने लग जाएंगे कि हमारा लिखा हुआ काट दिया, तो वो स्वयं ही करें अपना ब्रीफ। श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत। आप जो लंबा लिखे हैं उनको कहा करेंगे भाई थोड़ा शॉर्ट करो, कहा करो उन्हें। ये दोनों के लिए है, ये सदन में अपने व्यक्ति अभिव्यक्ति के लिए है, जैसा भी आप चाहें। प्रतिपक्ष किसी चीज का समर्थन करता तो आप उसका विरोध करते तो मर्जी की बात है। श्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत नहीं है, ओके। श्री बाबू सिंह राठौड़। अध्यक्ष महोदय, विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में कृषि उपज मंडी ताली बजाने वाली क्या बात हुई? यार्ड की स्वीकृति एवं भूमि आवंटन हेतु प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। मान्यवर, उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गत वर्षों में इस क्षेत्र के किसानों द्वारा ट्यूबवेल अत्यधिक मात्रा में खुदवाए गए हैं, अतः खरीफ फसल के बाद रबी की फसल का उत्पादन अच्छी मात्रा में किसानों द्वारा किया जा रहा है। वैसे तो सभी प्रकार की जिन्सों का उत्पादन होता है, जिसमें मुख्यतः बाजरा, मोट, गवार, अरंडी, गेहूं, सरसों, रायड़ा, जीरा, मिर्च एवं मूंगफली का उत्पादन होता है। किसानों द्वारा उत्पादित फसलों को बेचने हेतु स्थानीय मंडी नहीं होने के कारण उनका उचित मूल्य किसानों को स्थानीय व्यापारियों से नहीं मिलता है। इस कारण किसानों को अपनी फसल बेचने हेतु अन्यत्र कृषि मंडी अर्थात जोधपुर, होशियार, फलोदी जाना पड़ता है। इस प्रकार फसल परिवहन पर व्यय होने के कारण किसानों के फसलों की लागत बढ़ जाती है एवं उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। उपरोक्त परिस्थितियों के कारण शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक मंडी सब यार्ड की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसकी मांग किसानों द्वारा बार बार की जा रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में बालेसर एवं देचू है जो शेरगढ़ कृषि उत्पादन का केंद्र स्थल है, अतः जोधपुर जैसलमेर के मुख्य मार्ग पर बालेसर अथवा देचू के आसपास कृषि मंडी यार्ड बनाने की अनुमति जारी करवाने का शर्म करावें। धन्यवाद। जय। बहुत अच्छी। श्री बाबू सिंह राठौड़। अच्छा, सॉरी।
श्री नंदलाल पूनिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के कार्य संचालन के नियम 295 के तहत ग्राम डिंगली तहसील राजगढ़ की कन्या उच्च प्राथमिक शाला में छात्रों को प्रवेश देने बाबत। महोदय जी, ग्राम डिंगली में बालिका उच्च प्राथमिक शाला है जहां पर 8वीं तक की लड़कियां शिक्षा ग्रहण करती हैं। 8वीं तक की शाला में छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता। इस गांव में एक प्राथमिक शाला भी है जिसमें लड़के एवं लड़कियां पढ़ते हैं। 5वीं परीक्षा पास करने के बाद कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने के लिए लड़कों को 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर नौरंगपुरा, सुलखनी आदि गाँवों में जाना पड़ता है। छोटे बच्चों को 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाने पर काफ़ी समस्या होती है, जबकि गांव में मिडिल स्कूल है। अतः मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि या तो ग्राम डिंगली में एक मिडिल स्कूल लड़कों का अलग से खोला जाए या 8वीं तक के लड़कों को कन्या मिडिल स्कूल में प्रवेश देने की इजाज़त दी जाए। ग्राम डिंगली काफ़ी बड़ा गांव है जिसमें 400-450 घरों की आबादी है। अतः आबादी को देखते हुए एक मिडिल स्कूल लड़कों के लिए खोला जाना चाहिए या कन्या शाला में प्रवेश देने की इजाज़त देना चाहिए। धन्यवाद। श्री बीरू सिंह राठौड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र बनीपार की जयपुर विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त पूर्णतः विकसित कॉलोनीज क्रमशः कैलाश नगर, प्रेम नगर, कुमावत कॉलोनी, भारतेंद्र नगर के हजारों परिवार लगभग 50-60 हजार आम नागरिकों की सैकड़ों वर्षों से कायम एकमात्र आम रास्ता जो आज़ादी से पूर्व के राजपूताना जयपुर स्टेट के नक्शों में भी सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सन 1930-31 में प्रकाशित हुआ था। इस आम रास्ते बाबत अन्य पुख्ता राजस्व रिकॉर्ड, रेलवे रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। 1930 से आज तक इस मार्ग पर आम जनता का आवागमन रहा है। आज़ादी के बाद इस आम रास्ते के इर्द गिर्द भारतीय सेना को भूमि उपलब्ध हुई। तब से सैनिकगण भी आम जनता के साथ इस आम रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। सेनानी इस क्षेत्र से गुजरने वाले रास्तों पर कब्जा करके मात्र एक रास्ता जो एक तरफ जयपुर स्टेशन से खातीपुरा जाने वाली रोड को मिलाता है, वह दूसरी तरफ ये रास्ता झोटवाड़ा से चांदपुर जाने वाली सड़क को मिलाता है। इस सदियों पुराने रास्ते को जहां पक्की डामर सड़क है, सेना ने अपने स्तर पर ही बेऊर मार्ग नाम देकर पक्के गेट निर्माण कर दिए तथा सड़क के दोनों किनारे छोर पर संगीनधारी सैनिक बैठाकर जबरन आम जनता, इस क्षेत्र में बसने वाले भूतपूर्व सैनिकों, मित्र सैनिक आश्रितों के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने की सीमा लादकर कई बार सैनिक अपने वाहनों में सशस्त्र सवार होकर कॉलोनी वासियों, महिला, बच्चों, बुजुर्गों, भूतपूर्व सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट, गाली गलौज करते रहते हैं, जिसकी सूचना जरिए FIR पुलिस एवं जिला कलेक्टर प्रशासन को प्राप्त है। इनके द्वारा मौका मुआयना भी किया गया। भूतपूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं, बाहुल्य वाली कॉलोनीज वासियों के आम रास्तों को रोका जाना इनके मौलिक अधिकार का हनन है। माननीय न्यायालय ने भी इस प्रकार रास्ता अवरुद्ध किए जाने को गैर कानूनी माना है। दूसरी ओर देश, राष्ट्र, आम नागरिकों रक्षक माने जाने वाले सैनिक, सेना अधिकारियों द्वारा हथियारों की नोक पर मार्ग अवरुद्ध करना, कॉलोनीज में जाकर बेरहमी से मारपीट, जानलेवा हमला करना किसी भी बड़ी दुर्घटना की प्रबल संभावनाओं को दर्शाता है। अतः विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए पुनः निवेदन है कि सेनाओं को रास्ता अवरुद्ध नहीं किए जाने, शांतिपूर्ण माहौल कायम करने के लिए पाबंद करवाया जाए। श्री प्रताप सिंह जी, महत्वपूर्ण मामला है, आप इस मामले में कहना अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ। पहले आप अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय है। व्यवस्था जरा गंभीर, ठीक है, स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय बीरू सिंह जी ने अभी पढ़ के सुनाया कि रास्ते को ताला लगा के बंद कर दिया। आम रास्ता है, सदियों का रास्ता है, उसको बंद कर दिया, तो उस बारे में आप कुछ कह दें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये मेरी जानकारी में अभी ये प्रश्न आया है। इसमें क्या हो सकता है मैं दिखवा लूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय जी। इसमें क्या हो सकता है मैं दिखवा लूंगा, ये जानकारी में मेरे अभी आया है। किस प्रकार की क्या व्यवस्था हो सकती है दिखवा लूंगा।
पर्ची पे श्री जोगाराम पटेल बोलेंगे, पर्ची पे जोगाराम पटेल बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कितनी देर पहले से निवेदन कर रहा हूँ, पर्ची दे चुका हूँ पहले से, आपने भी बोला पर्ची आपकी नहीं है, क्षमा करेंगे आप मुझे। अध्यक्ष महोदय, मेरा गंभीर विषय है, 4 पर्चियां जो आपसे मैंने पहले भी दिया, अभी भी पर्ची दिया है। प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, नहीं हो सकता, यहाँ यही होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? पर्वत सर से बारात गई सूरजगढ़ के गांव में, अध्यक्ष महोदय दुल्हन के साथ छेड़खानी हुई, पूरी बारात को थाने में बैठाया, पूरे थाने को सस्पेंड करो। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई बात हुई आपकी? मैं सर्वप्रथम राजस्थान सरकार, सारे हो मुझे मालूम है, हाँ, और भारत के के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। कल आप बोले थे माननीय सदस्य, मैं सारी बातें सड़कों की कहली थी, सड़कों की कहूंगा बस। मैंने आपसे निवेदन किया कि पर्ची पे वही मामले आने चाहिए, वही उठाऊंगा जो मुझे उठाना है, एक आधा सेकंड की भूमिका, और वही से आप बोलिए, जब आपको मौका दिया तो बोलिए, लेकिन कल काफी लंबे समय तक आप अपनी बात कह चुके। नहीं, कल तो मेरा समय काट दिया गया था 15 मिनट का। कहिए। और उनकी एक अनूठी भारत के विकास की इसी योजना में सड़कों का जो जाल बिछाया गया, उस योजना का लाभ उठाते हुए राजस्थान सरकार ने अपनी योग्यता के अनुसार उसका प्रदर्शन किया और भारत में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और दूसरा धन्यवाद और दूंगा कि राजस्थान राज्य में जोधपुर संभाग ने इस योजना का अनूठा लाभ उठाते हुए जोधपुर संभाग ने दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हालत बहुत खराब है। मैं आ रहा हूँ, खराब में भी आ रहा हूँ, जो धन्यवाद है वो धन्यवाद, और जो खराब है वो खराब। 3-4 मिनट का समय है आपके पास, 3-4 मिनट में पूरी कर दूंगा, मेरा तो 1 मिनट तो यूं ही चला गया। जोधपुर संभाग जो प्रथम स्थान प्राप्त किया, और उसके लिए जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनी उसके लिए धन्यवाद। और तीसरा धन्यवाद और कि राजस्थान सरकार ने कुल 18 स्टेट हाईवे डिक्लेयर किया, जिसमें से 3 मैं आ रहा हूँ, लिखा रोज है, रोज पे आ जाइए। तो रोज पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट रोज पे आ रहा हूँ, सीधा रोज पे नहीं आऊँ, तो बोलना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। हाँ, ये बात असली बात यही है। 3 स्टेट हाईवे मेरे विधानसभा क्षेत्र में डिक्लेयर किए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, पर्ची के ऊपर कोई धन्यवाद के प्रशंसा के पत्र गए जाते हैं, पर्ची पर तो कोई घटना होती है उसकी बात होती है। एक मैं घटना ही बता रहा हूँ, आप गाथा गा रहे हो। MDR डिक्लेयर किया, परंतु उसके बाद जो मेरे बोलना पड़ा साहब, गंभीर समस्या है, मनुष्य की उस समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। वो समस्या है WBM से BT रोडा वाला, बहुत पुरानी मेरी। 3-4 मिनट आप धन्यवाद में खो दोगे। नहीं, मैं नहीं खोऊंगा, मैं तो पॉइंट पे आ गया। WBM से BT की प्रथम चरण की जो योजना थी, उस योजना के तहत मुझे कोई राशि आवंटित नहीं हुई। WBM से BT का जो सेकंड स्टेज थी, उस सेकंड स्टेज में भी जोधपुर जिले को बहुत ही कम धन आवंटित हुआ, मात्र 47 लाख, जबकि अन्य जिलों को 3 करोड़ 35 करोड़ के आसपास धन आवंटित हुआ है। इसलिए सबसे पहला मेरा निवेदन रहेगा, WBM से BT की जो मेरी 4-5 महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जो पिछले करीब 15-20 वर्षों से ऐसी पड़ी है जहाँ किसी भी हालत में चला नहीं जा सकता है, और WBM की वजह से बड़े बड़े खड्डे और बड़े बड़े पत्थर हो गए हैं। वहाँ सड़क को, वहाँ पर यातायात तो साधन तो क्या, पैदल आदमी भी नहीं चल सकता है। इसलिए पहला मेरा निवेदन रहेगा कि उस WBM से BT सड़कों का जो कार्य है वो यथाशीघ्र स्पेशल स्वीकृति के तहत स्वीकृत कराया जावे। दूसरा, दोंदाड़ा से उतेसर की जो सड़क है, वो सड़क इतिहास के लगाकर आज दिन तक ऐसे ही पड़ी है। पूर्व की सरकार के माननीय विधायक और पूर्व के माननीय मंत्री की उपेक्षा के कारण उसको जानबूझकर ऐसे ही रखा गया है, और वो सड़क पिछले 4 जिलों को मिलाने वाली है, पाली, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर। और इन 4 जिलों को मिलाने वाली अति महत्वपूर्ण सड़क राजनीतिक उपेक्षा की वजह से ऐसी पड़ी है। मैं निवेदन करूंगा दूसरा ये माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से कि उस सड़क को भी मेरे विशेष अनुमति के तहत
उस सड़क को स्वीकृत करावें। और लास्ट में मिसिंग लेन और रिन्यूअल का कार्य भी अधूरे पड़े हैं, जिनकी वजह से काम इतने होने के बावजूद भी, ऐतिहासिक काम होने के बावजूद भी 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर की जो सड़कें रह गई है मिसिंग लिंक या रिन्यूअल की वजह से, उससे जनता में रोष है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो इतने ऐतिहासिक काम हुए हैं, अगर साथ के साथ मिसिंग लिंक या रिन्यूअल के काम हो जावे तो एक इतिहास के रूप में अमर रहेगा। साथ ही साथ में आदरणीय कृषि मंत्री से मैं निवेदन करूंगा, ऐतिहासिक काम हुए हैं तो फिर रोष किस बात का? रोष इस बात का है कि इतना होने के बावजूद भी थोड़ा सा रह गया। 1 किलोमीटर चलने में बहुत तकलीफ आती है, 1 किलोमीटर रह गया, आधा किलोमीटर रह गया, मिसिंग लेन रह गई, रिन्यूअल रह गई, उसका रोष है। साथ ही साथ मैं कृषि मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि इनकी सड़कें भी रिन्यूअल के अभाव में, उपेक्षा के अभाव में ऐसे ही पड़ी है, और उनके संबंध में भी मैंने बार बार निवेदन किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे रिन्यूअल की सड़कें और 4 सड़कें जिनका नवीनीकरण करना है और जो 4 नई सड़कें बनानी है उसके संबंध में भी यथाशीघ्र निर्णय लेंगे। मैं धन्यवाद। इतना निवेदन करते हुए पुनः दोनों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस। श्री कालीचरण सर्राफ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा जो केरोसिन का आवंटन किया जाता है उसमें जो निरंतर कमी की जा रही है पिछले 3-4 सालों में, उसके बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से केरोसिन वितरित किया जाता है। हमारे प्रदेश में डबल गैस सिलेंडर होल्डर्स को छोड़कर सिंगल गैस होल्डर्स को 2 लीटर और शेष उपभोक्ताओं को 5 लीटर केरोसिन दिए जाने की व्यवस्था पहले थी। प्रदेश में कुल 1,41,41,125 राशन कार्ड होल्डर्स हैं। इसमें से 21,38,414 डबल गैस सिलेंडर होल्डर्स हैं। इस प्रकार 1,08,02,711 इस प्रकार के राशन कार्ड होल्डर्स हैं जिनको कि केरोसिन दिया जाता है। इसमें से 11,84,591 सिंगल गैस सिलेंडर होल्डर्स हैं और 96,18,120 अन्य उपभोक्ता हैं। इस हिसाब से लगभग 50,459.78 KL प्रति माह हमें केरोसिन की आवश्यकता होती है। परंतु मुझे दुख है ये कहते हुए कि 2002-2003 में जहां 44,676 KL केरोसिन आवंटित किया जाता था, केंद्र में यूपीए की सरकार आने के बाद उसमें निरंतर राजनीतिक भेदभाव करते हुए कमी की जा रही है। 2003-2004 में जहां 2002-2003 में 44,676 KL केरोसिन हमें मिलता था, वो 2003-04 में 43,492 कर दिया गया और 2004-2005 में 42,459 कर दिया गया और 2005-2006 में ये 42,717 KL किया गया है। निरंतर इस प्रकार की कमी ये दर्शाती है कि केंद्रीय सरकार राजनीतिक आधार पर और हमारे राज्य के साथ भेदभाव करना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, खाद्य मंत्री जी ने और खाद्य सचिव जी ने केंद्रीय सरकार को बार बार पत्र लिखा है और उनको ये बताया है कि हमारे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अन्य प्रांतों से भिन्न है। यहाँ 19 जिले तो इस प्रकार के हैं जहाँ वन क्षेत्र 10% से कम है और रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, इनमें तो 5% भी वन क्षेत्र नहीं है। और यहाँ पर पूरे राजस्थान में हजारों की तादाद में ग्रामीण छात्र शहरों में पढ़ने के लिए आते हैं, उनको भी केरोसिन की आवश्यकता रहती है। तो जहां जिस प्रकार राशन कार्डों की संख्या बढ़ रही है, होना तो ये चाहिए कि केंद्रीय सरकार बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के केरोसिन का कोटा ज्यादा करे। परंतु दुर्भाग्य है और मुझे खेद है ये कहते हुए कि केंद्रीय सरकार कोटे में निरंतर कमी करती जा रही है। मैं चाहूंगा कि जो हमारे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं यहाँ पर गरीबों के बारे में बड़ी बातें करते हैं, उनकी केंद्रीय सरकार है, उनको कम से कम ये कहना चाहिए कि केंद्रीय सरकार राजनीतिक भेदभाव के आधार पर गरीबों के साथ अन्याय नहीं करे और जो केरोसिन का कोटा निरंतर कम किया जा रहा है उसको ज्यादा किया जाए। और मैं खाद्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि राज्य सरकार इसमें किस प्रकार के प्रयास कर रही है और केंद्रीय सरकार किस प्रकार से ये आवंटन
निरंतर कम करती जा रही है। इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी दें तो ये उचित रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मोहम्मद माहिर आजाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लाखों लोगों का सवाल है। 8000 KL प्रति माह कम किया ये दिया जा रहा है केरोसिन। उसके बारे में राज्य सरकार को बताना चाहिए कि इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महोदय जवाब इस केरोसिन के मामले में इस तो जवाब देना चाहते हैं। माननीय मंत्री महोदय को आदेश दें। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं कौन जो केरोसिन का मामला जो माननीय सदस्य ने उठाया उसके बारे में मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं। पर्ची पे केवल वही बोलता है जो पर्ची दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मंत्री जी, बस्तियों में लोग रहते हैं, केरोसिन उनको नहीं मिल पा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको केरोसिन नहीं मिल पा रहा है। जयपुर के लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। पहले तो आप दोनों ये तय कर लो कि जयपुर से मंत्री कौन बनेगा। आप कृपया जवाब दो। पहले दोनों बैठ के ये तय करो। आप अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, ये आसन आपसे निवेदन है, ट्राई कर रहे हैं। कम से कम मंत्री जी को ये तो कहें कि ये बताएं कि क्या व्यवस्था माननीय मंत्री महोदय, स्थिति स्पष्ट करेंगे आखिर वो केरोसिन की क्या व्यवस्था कर रहे हैं। ये आसन किसी भी मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता। वो निवेदन है, अगर मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं तो, अगर मंत्री महोदय जवाब देना चाहते हैं तो दे दें। प्लीज स्थान ग्रहण करें। बहन जी, माननीय मंत्री महोदय। अरे आप बहन जी स्थान ग्रहण कर लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया है उसमें अभी राजस्थान को क्या केरोसिन कम दिया जा रहा है। आंकड़े आपने सुने हैं, माननीय सदस्य ने जो रखे हैं उस हिसाब से 7742 KL केरोसिन कम मिल रहा है पर मंथ। और अच्छा मंत्री जी, काम नहीं चलेगा। ये आपके रिकॉर्ड से जाहिर है कि फरवरी के पहले हफ्ते में अकाल में जितने मजदूर आपने लगाए, दूसरे में उससे कम लगाए राजस्थान में, तीसरे में उससे भी कम लगाए। क्या केंद्र सरकार का आप जवाब दे रहे हो? खुद का तो जवाब दे दो। आप तंग कर रहे हैं, विषय क्या हो रहा है, चल क्या रहा है? केंद्र सरकार के ऊपर कोई बात रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे और नहीं हो तो बताओ। आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हो, पहले खुद की व्यवस्था तो ठीक करो। ध्यान को क्या खड़े हो जाते, क्या था ये विषय नहीं है। अभी केंद्रीय सरकार किस प्रकार से राजनीतिक भेदभाव के आधार पर राजस्थान के साथ व्यवहार कर रही है, उसको राजस्थान की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। अरे केरोसिन की बात करो। मजदूर कम की है। स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मंत्री जी, केवल आप इतना बता दें कि आपने इस कोटा को बढ़ाने के लिए कब कब क्या प्रयत्न किए हैं, क्या चिट्ठियां लिखता बता दें बस, और कुछ नहीं। वो इनसे तकसीम नहीं हो रहा, सारा ब्लैक में बिक रहा है। ऐसे नहीं हो रहा। कहाँ बिक रहा है? कहाँ बिक रहा है? जितना है, जितना तेल आ रहा है वो आधे से ज्यादा ब्लैक में बिक रहा है। ट्रैक्टर में काम आ रहा है, प्राइवेट बसों में काम आ रहा है। कहीं नहीं किसी का भी चेक करा ले, इतना मेंटेन करते हैं आधे से ज्यादा ब्लैक में। आप बहुत जिम्मेदार हैं। पर्ची के माध्यम से उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि लगातार केरोसिन, भाई बात सुनिए ना आप। उन्होंने पर्ची के माध्यम से ये प्रश्न उठाया है कि लगातार केरोसिन का कोटा भारत सरकार कम करती जा रही है। तो मैं केवल इतना जानना चाहती हूँ कि भारत सरकार जो कम करती जा रही है, आपने उसे बढ़ाने के बारे में क्या कब कब चिट्ठी लिखी, क्या प्रयत्न किए, बता दीजिए, खत्म बात। अब आप कहें आधे से ज्यादा बिक रहा है, वो एक अलग प्रश्न है, वो अलग प्रश्न आप उठाओ, आप उठाइए उसे, नियमों में आइए, उठाइए आप। जो घोटाले माननीय अध्यक्ष महोदय, जो खाद्य आपूर्ति मंत्री ने खुदरे घोटाले पकड़े थे उदयपुर जाकर के, अध्यक्ष महोदय, वो तो बताओ आप। आने वाले आपने तो खुद ने अपनी सरकार, अध्यक्ष महोदय, आप क्या जवाब देंगे? सरकार कम अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए। घोटाले खुद ने जाकर बैठ के पकड़े थे, उसमें क्या हुआ? केंद्रीय सरकार का कोई मामला खड़ा होता है, ये खड़े हो जाते हैं बिना किसी अध्यक्ष महोदय, खड़े हो जाते हैं। ये क्या बात? माननीय सदस्य, आसन की गरिमा का ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। जब मैंने पूछी है कोई बात और आसन ने जो व्यवस्था दी है, आप बीच में क्यों खड़े हो गए? मंत्री जी,
आप अपने प्रयत्न बता दीजिए, खत्म बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, बता देंगे, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप दे रहे हैं तो इनके पास रिकॉर्ड है, या तो 8 बजे देते, 6 बजे देते। अभी ये जब तैयार उनका हिसाब लेकर के कितना केरोसिन कहा क्या जा रहा है, आप मैच फिक्सिंग करवाना चाहते हैं क्या? और हम पूछते हैं अगर गरीबों के हित में ये जवाब भी लेके आए तो अच्छी बात है। लेके आए थे क्या पहले? गरीबों के हित में जवाब लेके आए, अच्छी बात है। हमारी सरकार की प्रॉम्प्टनेस है कि आपकी कारगुजारियों को मुझे यहाँ पर लाए बताना चाहते हैं सदन में। अध्यक्ष मालूम है इनको के लिए क्या कर रहे हो? कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है, समझ में आता है, मंत्री जी जानकारी लेके आते हैं, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, ये तो पर्ची का मामला था। कैसे मालूम है पर्ची को लेके? ये रिकॉर्ड पूरा पर्ची मालूम है, रिकॉर्ड भी मालूम है सब। फिक्सिंग से जरिए यहाँ पर स्टेटमेंट हो रहा है। मंत्री महोदय जवाब लेके आए हैं तो वो अध्यक्ष महोदय, सजग हैं जनता के प्रति। अध्यक्ष महोदय, 2 घंटे पहले पर्ची निकाली इसीलिए जाती है कि राज्य सरकार उसका जवाब दे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा पता लगा, जानकारी नहीं है इसलिए निकाली जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची 10 बजे इसलिए निकाली जाती है कि 2 घंटे में उसका जवाब सरकार लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, क्या बात कर रहे हैं आप? अध्यक्ष महोदय, बता रहे नियम। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी यही बता दें कि उन्होंने अजमेर का कोटा कम क्यों किया। अजमेर का कोटा कम करके और दिया भिलवाड़े में, और जो अजमेर में ब्लैक हो रहा है राशन का, उसके क्या व्यवस्था कर रहे हैं ये? ठीक है, माननीय मंत्री महोदय बताएं, यानी कोई बहुत सजग मंत्री हैं। बोलना शुरू में केंद्र सरकार की सारी जो नीतियां हैं, भेदभाव की नीतियां हैं, राजस्थान सरकार के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, उसका अगर सामने तथ्य आ रहे हैं तो मेरे प्रतिपक्ष के भाइयों को ऐतराज हो रहा है। कल ये कह रहे थे ये सुनने को तैयार नहीं, मंत्री जी क्या हो सकता है? आप लोग केवल 42,000 खेल दे रहे हैं और ये बहुत सदन यहाँ पर जनता को गरीब जनता भारत सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाइए, आप अधिकार करिए। केंद्र सरकार की जो सरकार के खिलाफ प्रस्ताव सरकार के प्रति अपेक्षा है उसको उजागर होने दीजिए। आप लोग हर बार विरोध उत्पन्न करते हैं। ये पार्टी मीटिंग नहीं है, ये कोई बीजेपी की पार्टी मीटिंग नहीं है। अगर तो मंत्री को धन्यवाद दे रहा है, एक पर्ची लेके आ रहा है, बीजेपी की मीटिंग है क्या? आप वहाँ पर जाकर मीटिंग करिए, ये कार्यालय नहीं है। मीटिंग यहाँ करिए, मीटिंग कर रहे हो। साल का पैसा भी केंद्र सरकार खा गई। नहीं है जनता का उस सबसे अंतिम व्यक्ति का जो अधिकार है, वो अधिकार ये केंद्र सरकार। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इनके वाद विवाद में हम बीच में पिसे जा रहे हैं, हमारा समय नष्ट हो रहा है। जिले का कम किया है, इसका कारण क्या है? उसमें माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा है कि भारत सरकार ने कोटा कम किया है, इसलिए नागौर जिले का कोटा भी कम किया है। माननीय मंत्री महोदय, पहले से हमने नागौर जिले के सभी विधायकों ने लिख के दिया है माननीय मंत्री महोदय को। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, 2 साल से आने वाले माननीय नेता प्रतिपक्ष। आपके एरिया में केरोसिन तेल बिक रहा है, ठीक बिक रहा है नहीं, आप सर्टिफाई कर दीजिए। आपके एरिया में जो आ रहा है वो बिक रहा है क्या? ये इसके बारे में स्पष्ट करिए माननीय विपक्षी दल के नेता। खड़े होकर के कह दीजिए, मान लेंगे पूरे राजस्थान का, मान लेंगे। इसलिए आप सारा कोटा काट लोगे? आप सर्टिफाई कर इसलिए आप सारा कोटा काट लोगे? क्षेत्र में केरोसिन तेल मिल रहा है, आप इसलिए सारा कोटा काट लोगे? क्षेत्र में तेल आपने एक भी शिकायत मेरे को नहीं। भारत सरकार गेहूं आवंटित किया, गेहूं उठाया है। आज एपीएल की गेहूं के लिए लोग मारे फिर रहे हैं। जानकारी नहीं है आपके पास? भारत सरकार की क्या हो रहा है? मणिपुर नीतियों के कारण, आपके कारण राजस्थान के आम जनता का। अध्यक्ष महोदय, ये काला बाजारी तो वर्षों से होती आ रही है, गरीबों के साथ भेदभाव कर रही है। अध्यक्ष महोदय, नहीं चलेगी, और जब सरकार बताना चाहती है उसका खुलना नहीं चाहते। आरोप है और आप लोग सुनना ही ले रहे हैं। और केंद्रीय सरकार हर राजनीति के आधार पर राजस्थान को कम केरोसिन का आवंटन करके राजस्थान की गरीब जनता के साथ। अध्यक्ष महोदय, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है, पुराने समय से ही काला बाजारी होती आ रही है, बहुत पुराने समय से। जब नेता बात तय हो गई है, जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हों और वो बोले, तो कम से कम माननीय सदस्यों को इतना धीरज रखना चाहिए कि उस समय तो खड़े नहीं हो, उस समय तो बीच में नहीं बोले, ये तो ध्यान रखा करें आप। पर नेता प्रतिपक्ष ये तो ध्यान रखें वो जवाब क्या दे रहे हैं और वो कहाँ पे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं। कुछ भी कहेंगे, वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कैसे कुछ महोदय।
लेकिन मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। सीपी जोशी जी बोल रहे हैं, सीपी जोशी जी आप पिछली दफा विधानसभा में थे, मैंने पर्ची के माध्यम से 1% उठाया था। आपकी मोहनलाल जी पर सुनो तो सही, पार्टी के प्रबुद्ध विजिलेंट एमएलए हैं, ये सर्टिफाई कर दो कि राजस्थान के अंदर क्या ठीक डिस्ट्रीब्यूट। तो कालीचरण जी नहीं है क्या? कालीचरण जी नहीं है? कालीचरण जी ये तो उसका जिम्मेदार नहीं है, ये तो हल्ला ब्रिगेड का आदमी है। मेरे को एतराज है, ये गलत बात है, ये सब निकाले जाए। क्या है मोरी बाजार से आने वाले मान्य इधर की बातें कहकर केंद्रीय सरकार द्वारा जो भेदभाव किया जा रहा है राजस्थान की जनता के साथ, उसको छिपा नहीं सकते। ये बात सही है, आंकड़ों के आधार पर मैंने ये बात कही है कि केरोसिन का कोटा निरंतर केंद्रीय सरकार राजनीतिक भेदभाव के साथ कम कर रही है और गरीबों के साथ विश्वासघात कर रही है। माननीय मुख्य सचेतक महोदय, सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय, क्या आपने कोई हल्ला ब्रिगेड यहाँ बना रखी है? पता ही नहीं तो हल्ला ब्रिगेड यहाँ तो माननीय सदस्य है, कार्रवाई से निकलो। उधर जरूर है, उधर जरूर है। विपक्ष के नेता को अध्यक्ष महोदय, अन्य अध्यक्ष महोदय, सदस्य को अधिकार है। जो केरोसिन मिल रहा है उसका समान वितरण तो हो रहा है। ये तो जिनका अनुभव है, अन्य अध्यक्ष महोदय, बात केरोसिन की चल रही थी, तो केरोसिन का जो मिल रहा है वो समान वितरण हो रहा है क्या उसका? हो रही है। सदस्य नियमों की जानकारी माननीय अध्यक्ष महोदय, समझ में आती है। आज राजस्थान पत्रिका में एक खबर है कि प्रतिपक्ष के भाइयों की हल्ला बोल ब्रिगेड है। ये राजस्थान पत्रिका में आज खबर है कि हल्ला बोल ब्रिगेड है। अपेक्षा करते थे प्रतिपक्ष के नेता नर्म रवैया रखते हैं, हल्ला बोल ब्रिगेड आगे बढ़ने का प्रयास करती है। माननीय सदस्य को इनसे पूछा जा रहा है, हल्ला बोल ब्रिगेड है, यहाँ भी हल्ला ब्रिगेड के लिए आपको खेद प्रकट करना चाहिए, आपको खेद प्रकट करना चाहिए। अरे आज पत्रिका पढ़ा, उसमें आया हल्ला ब्रिगेड वाला को राज्यसभा का टिकट दिया गया है, तो हल्ला ब्रिगेड तो आपकी पार्टी में है, जब ये पेपर में आया कैसे? एक्सपेंड कराओ, कांग्रेस के लिए आया हल्ला बोल ब्रिगेड। मान्य सदस्य को में आया है जो चौथी बार राजस्थान की विधानसभा ने लिखा हल्ला ब्रिगेड का, पत्रिका में आया है कि कांग्रेस कहीं न कहीं और जो है वो आंतरिक उसमें ग्रसित है। पत्रिका में यह भी आया है कि प्रतिपक्ष के नेता का सभी माननीय कांग्रेस के विधायकों ने अपमान किया, ये भी आया है, उसमें ये भी आया है, बिल्कुल आया है। पत्रिका में तो ये भी आया था कि मंत्रियों ने कहा कि फोन की टैपिंग हो रही है, पत्रिका में तो ये भी आया था। और पत्रिका में ये भी आया था कि जोधपुर में आपस में टीवी पर इंटरव्यू में कहा था मंत्री ने कि मेरे फोन की टैपिंग हो रही है। प्रतिपक्ष के नेता आपको हाथ जोड़ रहे थे, फिर भी आप माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी आया, माननीय अध्यक्ष महोदय, जोड़ रहे फिर भी आप माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को ऑर्डर में लाओ। अध्यक्ष महोदय, ये कोई बात हुई क्या? सभी लोग बहस में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने एक बहुत माननीय अध्यक्ष महोदय और हल्ला ब्रिगेड के ये एक तरह से उनका अपमान किया है। मंत्री महोदय जवाब दें। आपको है मुझे कहने का अधिकार नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का वो अधिकार है कि वो बीच में खड़े हो जाए बोल जाए, ये अधिकार है। मैं कहाँ बोलता हूँ? मैं तो बिल्कुल ही नहीं बोलता। सब आपके उधर बैठे माननीय सदस्य ज्यादा आदर मैं ही करता हूँ। अध्यक्ष जी को व्याख्यान दे रहे हो या आपने आपके पूरी आस्तीन का कमीज पहनते हो, पानी को फूंक आपने आस्तीन बोलने की हिम्मत कैसे पड़ गई? क्या इसको कैसे कर लूं? वो चढ़ा रखें। और कार्यक्रम जी सर आपने क्या देखा है? ये कर लिया था। मैं तो वैसे ही आपका क्या कह रही हूँ, कहाँ कौन क्या पहनता है इसकी चर्चा की जाएगी क्या? यहाँ कौन क्या पहनता है, क्या इस पे चर्चा होगी? तो पूरी चढ़ाएगा और ब्रिगेडियर है कैसे? कोई बात हुई आपको पूछ के पहनेंगे हम कपड़े? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप अपने अतीत को देखो, आप अपने अतीत को देखो, आप क्या हो? मैं क्या हूँ ये जनता जानती है जयपुर की, मैं क्या हूँ? माननीय करुणीलाल जी जब चीफ मिनिस्टर भरू सिंह जी थे और सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री के मामले में आप क्या क्या करते थे, याद है कि नहीं आपको? अभी कहाँ से आज तो खुद मालिक हो, आज क्या रहा सीमेंट फैक्ट्री का? सीमेंट फैक्ट्री का आंदोलन किया था और आपने लाठी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चोटी से एड़ी तक ये किया था। आप लोगों ने अत्याचार किए थे, लाठियां मारी थी, जेलों में भेजा था।
लाठियां बरसाई। क्या आंदोलन करना मनाही है क्या सवाई माधोपुर फैक्ट्री के लिए? अध्यक्ष महोदय, इस वाद विवाद में समय नष्ट हो रहा है, हमारे जैसे लोग बोलने से वंचित रह जाते हैं। जलाने के लिए केरोसिन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कोई न कोई व्यवस्था करो, इस तरह से शोर शराबे में दिन भर सदन का समय जाहिर होता है। 2 मिनट में मैं जवाब दे दूं अध्यक्ष जी। जो माननीय जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य ने इसको लंबा नहीं देना है, आप बीच वालों के लिए नहीं है। अध्यक्ष जी जितना कहा आपने उतना ही जवाब दूंगा 2 शब्दों में। केवल आसन ने हाँ, आपकी व्यवस्था के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7/1/2004 एवं 31/1/2004 को पत्र लिखा है और मैंने पत्र लिखा है 17/12/2004 को। पत्र लिखा भी नहीं, मैं मणिशंकर जी से व्यक्तिगत रूप से मिला था और ये मांग की थी कि हमको इतना केरोसिन दे दिया जाए, लेकिन भारत सरकार ने केरोसिन बढ़ाने के बजाय उल्टा घटा दिया। ये खेदजनक बात है। 2005 में आपने कुछ नहीं किया। 4 से लगाकर 6 तक इस सरकार ने केरोसिन की कटौती के लिए एक भी लेटर नहीं लिखा। आप सबने कहा है, मुख्यमंत्री ने 4 में लेटर लिखा, आपने 4 में लेटर लिखा, आज 6 चल रहा है। 2 साल तक राजस्थान सरकार ने एक भी पत्र भारत सरकार को नहीं लिखा। हमारा नहीं लिखा। भारत सरकार 4 का 2 लेटर 4 के कर रही है। सिंगल लेटर नहीं लिखा आपने। बातें कर रहे केरोसिन कम किए। 2 साल में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने और खाद्य मंत्री ने भारत सरकार को एक पत्र नहीं लिखा और कह रहे हैं कि हम भारत सरकार को लिख रहे हैं। 2004 का पत्र है ये, 2006 होना गया, एक भी पत्र 2 साल में नहीं लिखा। खाली भाई लेने के लिए बात करना चाहते हैं। नहीं लिखा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। बताइए, बोलिए, बताइए, लिखिए। 5 में लिखा, 6 में लिखा, 5 में लिखा, 6 में लिखा। बताइए मंत्री बनने के बाद में मेरा मतलब 2004 का है, 2004 का है। आपने 3 लेटर बोले। 2004 का है, 2004 का है, 2004 का है, 5 का नहीं है। रख दीजिए। अरे आप रखो, आप 2005 का है तो रखो, आप रख दीजिए। आप रखो, आप 2005 का है तो देखो पढ़ने में 2004 का है। 2005 और 6 में आप पास होते रहे। 2005 और 6 में कहाँ सोए? 2004 का है। देखो आप 2004 का है, 4 का मैं कह रहा हूँ 4 का है। आप बेटा लेंगे, देखो ना, आप बेटा लेंगे। एक पत्र नहीं लिखा। 2006 में बातें कर रहे हैं। नहीं लिखा 2004 मैं कह रहा हूँ नहीं लिखा। अध्यक्ष महोदय, हमारे कांग्रेस के सदस्य ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि 2005 में पत्र क्यों नहीं लिखा? महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय ने ये कह दिया कि मैं व्यक्ति से मणिशंकर जी अय्यर से मिले हैं, तो ये रिकॉर्ड पे है, वो कह रहे हैं मैं मिला हूँ। सरकार नहीं है। माननीय सदस्य आसन पांव पर है। जो पत्र खाद्य और आपूर्ति मंत्री जी ने लिखा है वो तो उसकी कॉपी तो मेरे पास है, और जो मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखे हैं वो कॉपी उनके ऑफिस में है। वो रखे यहाँ पर। यहाँ अभी कहा अध्यक्ष महोदय, 2004 के बाद एक पत्र नहीं लिखा मुख्यमंत्री ने, एक पत्र नहीं लिखा है। आप अपनी 2004 के बाद एक भी पत्र नहीं लिखा है। आप रखिए यहाँ पर, आप नहीं हाउस में रखो ये लेटर को। 2004 के बाद एक पत्र नहीं लिखा है। ये कोई ये बताइए, कोई तरीका थोड़ी है। किस तारीख का है? अध्यक्ष ने तरीका नहीं है। अरे आपको अध्यक्ष महोदय पूरा बताना पड़ेगा आपको। मुख्यमंत्री के दफ्तर में होगी उसकी कॉपी। अभी कोट किया इन्होंने, मंत्री जी ने कोट किया, मंत्री ने कोट किया, मंत्री जी ने कोट किया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कोट किया लेटर, मंत्री ने लेटर कोट किया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने 2 लेटर कोट किया मुख्यमंत्री के 2004 के 2 लेटर कोट के रखवाइए। 2 लेटर लगवाए अध्यक्ष महोदय, और आप प्रोसीडिंग उठा के देखिए। 2 लेटर कोट किए विधानसभा इसकी कोई मंत्री महोदय ने 2 लेटर मुख्यमंत्री के कोट किए 2004 के बाद एक भी लेटर नहीं लिखा मुख्यमंत्री ने। आप अध्यक्ष महोदय प्रोसीडिंग उठा के देखिए। माननीय मंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री जी के 2 पत्र कोट किए और दोनों पत्र 2004 के। 2004 की बातें कर रहे हैं हम। ये कोई बहस का विषय नहीं है। मंत्री का कहना ही पर्याप्त है। 5 में कोई पत्र नहीं लिखा, 4 का है। कहना ही पर्याप्त है। 2004 का है। चलो मजा बातें कर रहे हैं। अरे अगर वो अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 2004 का है, 5 में सोते रहे, 6 में सोते रहे। भारत
सरकार ये जो वाद विवाद किया जा रहा है उस गरीब गांव के किसान को केरोसिन नहीं मिल रहा है। 150 रुपए में 5 लीटर तेल मिलता है। सैकड़ों लोगों ने 2004 का है केरोसिन की कालाबाजारी का धंधा अपना रखा है। आधा तेल पेट्रोल की कमी करके राजस्थान की गरीब जनता के साथ क्या वास्ता गरीब के किसानों को गाँव में केरोसिन नहीं मिल रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में केरोसिन की कालाबाजारी बहुत जोरों से हो रही है। पूरी सरकार केरोसिन की कालाबाजारी में लिप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कोई सदस्यों से अलग हैं क्या? खास हैं क्या जो आप स्थान ग्रहण नहीं करते हैं? खास हैं? जो पत्र कोर्ट किए वो रखे अध्यक्ष महोदय। नहीं, आप मुख्यमंत्री जी ने 2 पत्र कोर्ट किए मुख्यमंत्री के, उनको ले करवाइए, उनको ले करवाइए, प्रोसीडिंग के अंदर है। मुख्यमंत्री जी के 2 पत्र कोर्ट किए 2004 के बाद मुख्यमंत्री ले करवाइए, आप आसन पैरों पर मैं आपको पढ़ के आखिरी पैरा सुना रही हूँ। इसका आपत्ति की डेट बताइए। आप सुनिए तो सही। क्यों सुनेंगे? क्यों सुनेंगे? आपत्ति होता है, क्या बात कर रहे हैं? आने वाले माननीय सदस्य, ये आपका जो रवैया है बहुत गलत है। आसन की बात को सुनना नहीं चाहते। आने वाले सदस्य माननीय सीपी जोशी ने इस प्रकार लगातार आसन की उपेक्षा करते हुए और अध्यक्ष को आसन को बार बार धमकाकर और लगातार आसन के आदेशों की अवहेलना करते हुए, ये केवल आज की बात नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मतलब जो है जब से ये सदन प्रारंभ हुआ है तब से आज तक, मतलब जो है पिछली बार भी पहले जो इन्होंने किया उसके लिए माफी मांगी थी। और मैं ये चाहता हूं कि आसन ये यहाँ पर सदन की कार्रवाई ठीक प्रकार से चले। और वो ये चैलेंज करते हैं कि बाहर निकालने की बात है। अभी आंध्र प्रदेश में सारे पूरे विपक्ष को बाहर निकाला गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लेकिन आप हमको मजबूर नहीं करें। यदि वो ऐसा करते हैं तो सबसे ज्यादा निकम्मे हैं। ये सोमनाथ चटर्जी ने कहा, अध्यक्ष महोदय और उन्होंने कहा सदन में कोई खड़ा होकर बोल नहीं सकता माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन आपकी उदारता का और नाजायज फायदा उठाकर सरकार तत्काल जवाब देती। प्रतिपक्ष के नेता जब समझाने गए, कल भी गए, आज भी गए, तो इनका भी अपमान किया गया है। लेकिन क्योंकि इनको तो प्रतिपक्ष का नेता रहना माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मजबूरी हो सकती है प्रतिपक्ष के नेता महोदय की। हालांकि इन्होंने कहा था कि मैं मतलब जो है प्रतिपक्ष के नेता के रूप में चाहे रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मैं मतलब जो है इस सदन की परंपरा और नियमों का पालन करने दूंगा। लेकिन आज मुझे मतलब जो है ये ऐसा ही से लग रहा है कि आसन जब कुछ कहना चाहे, पढ़ के सुनाना चाहे और वरिष्ठ सदस्य भी उस पर आपत्ति करके खड़े हो जाएं, अपनी बात बोलने लग जाएं, तो फिर आसन क्या करे? मेरी ये बात समझ में नहीं आती। आसन की प्रतिष्ठा, सदन की गरिमा रखने का सबका, चाहे पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सबकी जिम्मेदारी है। मैं केवल एक पैरा पढ़ के सुनाना चाह रही थी जिसमें 3 पत्रों का हवाला था कि 3 बार भारत सरकार को इस हेतु निवेदन किया गया। तारीख बता रही थी इस चिट्ठी के अंदर जो डॉक्टर किरोड़ी लाल ने अपनी लिखी है, खाद्य मंत्री जी ने। आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट है उसका, और किसी को नहीं, मैं खास तौर से नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य को याद दिला रही हूँ। मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर इन द हाउस इज ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द स्पीकर. He derives his disciplinary powers from the rules, and his decisions in matters of discipline are not to be challenged except on a substantive motion. पहली बात तो ये सुन लीजिए। दूसरी बात तो आपको मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जो लोग बार बार खड़े होकर के जो माननीय सदस्य और आसन की उपेक्षा करते हैं, आसन के आदेश को नहीं मानते हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहूँगी। यद्यपि मैं पहले भी पढ़ के सुना चुकी हूँ, मैं फिर याद दिलाना चाहूँगी कि मेरी लीनियंसी का आप लोग कई बार अनुचित फ़ायदा उठाते हैं। मैं एक महिला होने के नाते समझती हूँ और एक अध्यक्ष होने के नाते भी समझती हूँ कि प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रतिपक्ष आज्ञा ही न माने आसन की, ये मतलब नहीं है। इसलिए मेरी इस उदारता का आप लोग जो अनुचित फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं क्षमा चाहूँगी आपसे
भविष्य में मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यदि आपका यही रवैया रहा तो भविष्य में ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पढ़ के माननीय सदस्यों को सबको सुनाना चाहती हूँ। पहले हमारे जो स्पीकर थे, सबसे पहले मावलंकर साहब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर अध्यक्ष थे, उन्होंने लिखा है कि एक बार I have already noted before that none of his decisions in the House can be challenged even though he may be wrong. But apart from this, he exercises a very effective powers of control because of the rules that only that member can put questions or can speak who is called upon by the speaker to do so. The result is that speaker have refused to call upon members to put questions or to speak. जो और लोग बात करते हैं ना, मैं उनको खास तौर से कह रही हूँ, or to speak unless the members behave properly and make amends in case they have done something which call upon one particular member for any question or speech for a period of about 1 month. The result was as desired. The member had to capitulate and apologize, and then things went on normally with him. He should know that no honorable member has a right to protest against the ruling of the speaker. A member's first and only duty is to submit to it, and if he is dissatisfied, he has other remedies under the rules. He can move a motion for the removal of the speaker or some such things, but that is a different matter. मतलब साफ है कि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि चेयर ने, इस आसन ने जो व्यवस्था दे दी उसे कोई भी चैलेंज करे। और यदि इस तरह से डिसओबीडियंस कोई सदस्य लगातार करता है तो अध्यक्ष को इस बात का अधिकार है कि अध्यक्ष उसे कभी बोलने भी नहीं दे, उसकी तरफ देखे भी नहीं, जब तक वो माफी नहीं मांगे, क्षमा नहीं मांगे। ये भी इसमें साफ लिखा हुआ है कि फिर भाषण देने लग जाते हैं। आपके साथ भी वही करना पड़ेगा जो विठल भाई। लेकिन ये भी व्यवस्था है, ये भी प्रैक्टिस है कि स्पीकर इज द मोस्ट हम्बल सर्वेंट ऑफ द हाउस। ये भी व्यवस्था है, ये भी व्यवस्था है कि स्पीकर इज द वॉइस ऑफ द हाउस। ये भी व्यवस्था है। अब आप हमारी बात नहीं सुने, गुड़ा जाने वाले माननीय सदस्य को आपने, हमारे चीफ गवर्नमेंट वाले ये क्या स्पेशल प्रिविलेज है, तो मर जाओ उस पर खड़े हो जाते हैं। ये तो कोई बात नहीं होती। प्रिविलेज तो यहाँ पर केवल 2 ही पर्सन है, या तो लीडर ऑफ द हाउस या प्रतिपक्ष के नेता, और कोई प्रिविलेज है ही नहीं। 2 ही को हम अभिजीत खड़े नहीं होंगे। आप व्यवस्था है इसके हाउस में, यदि मैं हाउस में की आज्ञा की अवहेलना करता हूँ हाउस में तो अध्यक्ष जी कहते हैं मैं अपनी ईमानदारी से कहता हूँ मैं दोबारा लौट के नहीं आऊंगा, इस विधानसभा में लौट के नहीं आऊंगा, अभी चले जाता हूँ। यदि स्पीकर साहब ये फील करे कि मैंने इनके बिना इजाजत के और मैं खड़ा हुआ हूँ और मैंने इसका दुरुपयोग किया है, तो मैं आपको सत्य कहता हूँ कि मैं अभी और जो है विधानसभा जाने के लिए तैयार हूँ। बात नहीं है, इतने आगे जाने की जरूरत नहीं है। ऑनरेबल स्पीकर की ये व्यवस्था है कि हमेशा प्रिविलेज एट एनी मोमेंट इज द स्पीकर and then the house of the leader of the house and then leader of opposition. If leader of the house, if speaker takes his own legs, everybody will sit down, including leader of the house and opposition and all members. And when the leader of the house stands up, the whole are. Which one? ये dignity of the house है, इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी। हम आपको फॉलो करेंगे, लेकिन आप ही डिग्निटी मेंटेन नहीं करेंगे तो हम भी आप वही करने लग जाएंगे। आप हमारी इज्जत ही नहीं करते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपने देखा होगा हमारे कोई भी माननीय सदस्य खड़े होते हैं, जब आसन खड़े होता है या आप खड़े होते हैं, प्रतिपक्ष के नेता के नाते आप खड़े होते हैं, तो मैं सबको टोकता हूं, बल्कि डांटता भी। मैंने अपनी मतलब जो है रोकता हूं, टोकता हूं, जरूरत हो तो जाता भी हूं। और हमने ये कड़े मतलब जो है मैं इस बारे में बहुत कड़ा हूं। आप स्वयं देख रहे होंगे कि मैंने अभी मतलब जो है हमारे कई वरिष्ठ सदस्यों का बैठ जाओ, और आपने सुना भी होगा। माननीय सदस्यों को टोकना, डांटना ये कौन सी भाषा है? ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब जो है केवल हम आपसे अपेक्षा करें, हम जो है जो हम बोलते हैं उसकी पालना हम नहीं करें, ऐसा कभी संभव नहीं है। हमारे रहते हुए आसन का कोई अपमान करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उधर से हो चाहे इधर से हो। तो हम भी नहीं करेंगे। हाँ, तो आपको विश्वास दिलाता हूँ।
और यदि इसमें हम असफल रहे, हम इसमें असफल रहे तो इस पद पर नहीं रहेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं आपसे। किसी भी मेंबर का ये लक्ष्य नहीं है कि आसन का अपमान करे। व्यवस्था इस बात की है कि पक्ष गंभीरता रखे, शालीनता रखे, और जो बात सामान्य बात थी कि माननीय खाद्य मंत्री महोदय ने जो कोर्ट की एक मिनट माननीय खाद्य मंत्री ने जो कोर्ट किया मुख्यमंत्री के पत्र को, वो सदन में रख दें और उनकी अपडेट बता दें। तो बात को जो नहीं, बात लंबी बात नहीं है और इसका किसी का उद्देश्य नहीं है कि आपका अपमान करे। अध्यक्ष महोदय, आज प्रतिपक्ष के नेता और आसन की तरफ से अंग्रेजी भाषा में वाद विवाद काफी हुआ। काफी लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, हालांकि अंग्रेजीकरण सुंदर काका समझ गए। छोड़िए। मैं जो पत्र खाद्य मंत्री जी ने लिखा है पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर जी अय्यर को, उसके लास्ट पैराग्राफ जो है वो मैं रिप्रोड्यूस कर रही हूँ। उपरोक्त संबंध में निवेदन है कि केरोसिन की आवंटन वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय पत्र क्रमांक F30-1 खा भी केरोसिन 3 दिनांक 17/12/3, उसके बाद नहीं लो, उस वक्त गवर्नमेंट आ गई थी वसुंधरा राजे की, 17/12/3 को 17/12 हाँ सॉरी सुनिए, पहले 17/12/4 की चिट्ठी है और उस चिट्ठी में 17/12/3 को प्रेषित पत्र वो लिखा एक, उसके बाद लिखा है दूसरी चिट्ठी लिखी है 31/1/4 को और तीसरी चिट्ठी लिखी है 7/1/4 को। ठीक है, 7/1/4 को, फिर 31/1/4 को। और मैं आशा करता हूं कि आप उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए राज्य को 5000 KL केरोसिन के अतिरिक्त आवंटन में वृद्धि करे, राज्य के उपभोक्ताओं को ईंधन के रूप में राहत प्रदान करेंगे। मैंने खुद ने मणिशंकर जी को जाकर पत्र दिया था। दिल्ली में मणिशंकर जी मंत्री थे, मैं स्टेट में मंत्री था फूड एंड सिविल सप्लाई का, और उसके बाद हमने पत्र लिखा है हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिसंबर 28, 2005 को, उसको मैं टेबल पर रखता हूँ। काला कपड़ा और चूड़ियां फेंकी है, इससे सदन का अपमान हुआ है आसन का, और वो जिस प्रकार आसन पर झपटे, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनको आज के लिए सदन से बाहर निकाला जाए, आज पूरे दिन के लिए। सदन की अनुमति है रणवीर सिंह गुढ़ा को आज दिन भर के लिए सदन से निलंबित कर दिया जावे। जो पक्ष में वो हाँ कहें। मार्शल रणवीर सिंह गुढ़ा को आज दिन भर के लिए सदन से निलंबित किया जाता है। बड़ा अफसोस है कि सन 52 से लेकर के आज दिन तक इस विधानसभा के अंदर किसी भी माननीय सदस्य ने इस प्रकार काला झंडा या काला कपड़ा किसी को दिखाया नहीं है। क्या किया? नहीं बोलेगा। तो न शोर मचाना चाहिए, न अपने स्थान से उठना चाहिए, न बहिर्गमन करना चाहिए, न बाहर जाना चाहिए। आप लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, क्या आपको इतनी जल्दबाजी होती है। मुझे बड़ा अफसोस है कि 54 साल की राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस प्रकार की दुखद घटना हुई है। उसका मुझे बड़ा खेद है कि आखिर हम इस सदन की गरिमा को कहाँ ले जा करके छोड़ेंगे, इस गरिमा को रहने भी देंगे कि नहीं रहने देंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान विधानसभा के बारे में लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि राजस्थान विधानसभा फिर भी बहुत ठीक गरिमा से और फिर भी बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली और स्टेट्स के। और हम आखिर ये सब काम करके इस विधानसभा की कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, इस विधानसभा को कहाँ ले जाना चाहते हैं। मुझे बड़ा अफसोस इस बात का है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए। यद्यपि वो सुनने वाले नहीं रहे
और मुझे इस बात का भी बड़ा अफसोस है कि प्रतिपक्ष कितना ही कैसा भी हो, कितनी भी विचार वैभिन्न हो, लेकिन कम से कम इस तरह का कभी व्यवहार नहीं करता कि अध्यक्ष को सुने नहीं, मंत्री का वक्तव्य सुने नहीं, मंत्री को बात पूरी कहने दे नहीं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि प्रतिपक्ष भी जिस तरह से गैर जिम्मेदारान व्यवहार कर रहा है, कैसे चेक किया जाए, क्या किया जाए, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रही है ये बात। खैर बाहर निकालना भी कोई इसका वो नहीं है, लेकिन एक आध को तो निकालना पड़ेगा, तभी जाके ठीक होगा काम। तो मैं आप सब लोगों से अब आगे, मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें एक स्थिति में स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक पत्र तो मैंने दे ही दिया जो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिसंबर 2005 में लिखा है, और ये पत्र मैंने जो दिसंबर 2004 में लिखा है, ये अध्यक्ष महोदय, मैं फूड सिविल सप्लाई मिनिस्टर स्टेट का था और वहाँ मणिशंकर जी भारत सरकार में मंत्री थे और यूपीए की सरकार थी। वो चार्ज ये लगा रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर मंत्री नहीं थे और यूपीए की सरकार नहीं थी। यूपीए की सरकार के समय में लिखा हुआ पत्र है और मेरे हाथ के द्वारा मणिशंकर जी अय्यर को दिया हुआ पत्र है। उसके बाद भी किसी प्रकार का कोटा भारत सरकार ने नहीं बढ़ाया और निरंतर कोटा हमारा कम किया जा रहा है, बार बार कहने के बावजूद भी। अब ये जब ये करेगा, चुनाव दिसंबर मई में हुए थे, चुनाव मई में हुए थे 2004 में, जैसा आप सबको ध्यान है, और लोकसभा के अध्यक्ष जी आपको मैं ध्यान दिला दूं, मई 2004 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और दिसंबर में लोकसभा का वो जब मैंने दिया था, जब मैं मंत्री बन गया था, जब दिसंबर 2004 में यूपीए की सरकार में मणिशंकर जी अय्यर केंद्रीय मंत्री थे। मैंने मंत्री बनते ही ये पत्र उनके हाथ में थमाया था। मई में बने वो मंत्री? हाँ, केंद्र में वो मंत्री थे, स्टेट में मैं था और मंत्री की हैसियत से मैंने उनको पत्र दिया था। और जितने भी पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखे थे, मैंने उनको हवाला डाला था। मेरे पास उपलब्ध नहीं है, चाहे रामनायक जी मंत्री थे, हम इसको पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहते, तत्समय भी मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखे थे। उन पत्रों को आप जब उचित समझोगे तब मैं सदन के पटल पर रख दूंगा। ये प्रतिपक्ष के सदस्य इसको राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। हमारे यहाँ वास्तव में केरोसिन की किल्लत है, 2.5 या 3 लीटर से ज़्यादा हम केरोसिन दे नहीं पा रहे। हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को कम से कम पर राशन कार्ड 5 लीटर केरोसिन तो मिले, लेकिन 5 लीटर केरोसिन हम नहीं मिलते। और 5 लीटर हम केरोसिन देना चाहें तो हमको 50,774 केएल की जरूरत है, जो उतना हमको केरोसिन नहीं मिल रहा। इसको राजनीतिक रूप नहीं दिया जाए। मैं प्रतिपक्ष के नेताओं को, सदस्यों को कहना चाहता हूँ, तो बाहर है नहीं, पर कहीं न कहीं टीवी पे सुन रहे होंगे मेरे बयान, वो मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इस पर अगर जाना चाहते हैं कि इन्होंने यूपीए की सरकार के रहते हुए कोई पत्र नहीं लिखा, यूपीए की सरकार के रहते हुए मैंने पत्र लिखा है और मैंने पत्र नहीं लिखा इसलिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो खुद ही इस्तीफा देकर इस सदन से चले जाएं। मोहम्मद माहिर आजाद, श्री तगाराम चौधरी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पर्ची के माध्यम से बाड़मेर के मुख्यालय पर, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जो मुख्य चिकित्सालय है, उनकी पूर्व के उपेक्षाकृत रवैये से करते से जो कई दिनों से उनमें पद रिक्त पड़े थे, मैं माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को बधाई दूं कि कई पद भरे भी गए, परंतु इतने पद रिक्त थे जिसका कोई हिसाब नहीं था। वहाँ कोई गरीबों के इलाज करने वाला डॉक्टर नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति वर्षों से रही। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ जब मैं सुन कर के आया तो चिकित्सालय में गया और उनकी हालत देखी, वो बड़ी दयनीय थी। अब हालत सुधरी है, परंतु मैं आपके माध्यम से ये निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि जो भी पद रिक्त है अभी, उन पदों को तत्काल भरा जाए। पदों की सूची मैं पढ़ दूँ कि वरिष्ठ विशेषज्ञ स्वीकृत पद 5 और रिक्त पद 1 स्त्री रोग। कनिष्ठ विशेषज्ञ स्वीकृत पद 10
रिक्त पद 4, ये जो भरे गए ये भी इसी तरह से खाली थे, उनमें से भरे गए इसलिए कम रिक्त, परंतु ये पद भी भरने के लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्वीकृत पद 4, रिक्त पद 3, चिकित्सा अधिकारी स्वीकृत पद 18, परंतु उनमें 11 पद रिक्त है। मुख्य बात तो ये है कि प्रयत्न किया गया, डॉक्टरों के आदेश भी करवाए गए, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहे। आप ये तो मानते हो कि बाड़मेर जिला सीमावर्ती जिला है, बाड़मेर जिले में सुविधाओं का अभाव है, इसलिए कोई डॉक्टर जाने में भी असमर्थ है और जाते नहीं है। मैं पुनः आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि किसी तरह से माननीय आप इन पदों को भर करके और वहाँ की जनता की सुधले जैसे आपने ली है। आपने एएनएम के पद बहुत भारी मात्रा में हमको दिए और आपने चिकित्सालय भी कर्मोन्नत किए, सब कुछ किया। इसी चिकित्सालय में आपने बहुत भरपूर मद दिया, बजट दिया, सारी व्यवस्थाएं हुई है, परंतु जो कमी रह गई है उनको आप कृपया किसी तरह से आगे पूर्ण करवावें, इतना ही मेरा निवेदन है। पर्ची के माध्यम से आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिला चिकित्सालय और बाड़मेर जिले में ही ये बात सही है, माननीय सदस्य की जो पीड़ा है, वैकेंसीज हैं। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीनियर स्पेशलिस्ट के 5 पद है, 5 भरे हुए हैं, उसमें तो वैकेंसी नहीं है। जूनियर स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज है और मेडिकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज है। अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से 369 डॉक्टर्स के अभी रिक्रूटमेंट किया है, अभी उनके रिजल्ट आया है। उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि प्रायोरिटी से बाड़मेर की जगह जो रिक्त पद है उनको भरने का पूरा प्रयास करें। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा। श्री NS गुर्जर, सामान्य वाद विवाद बजट पे सॉरी, अब 1 सेकंड